लेक्चर 31 रुद्राक्ष का बास्केटी कोच बना। रुद्राक्षी जब फ्रेश होकर आई तो उसने ब्लैक कलर की ब्रांडेड साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका शरीर का गोरापन सुंदरता और निखर कर दिख रही थी। रुद्राक्षी अपने गिले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। उसकी नज़र रुद्राक्ष पर नहीं जाती है, जो कि अभी तैयार हुए ही खड़ा ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। रुद्राक्षी जैसे ही बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पहुंचती है, वह आगे न देखने की वजह से रुद्राक्ष से टकरा जाती है, जिसे वह उसके ऊपर गिर जाती है। रुद्राक्ष को जैसे ही रुद्राक्षी का भार अपने ऊपर महसूस होता है, वह जल्द ही रुद्राक्षी को पकड़ लेता है, जिसे रुद्राक्षी के हाथ रुद्राक्ष की शर्ट पर कस जाते हैं। वही रुद्राक्ष के हाथ रुद्राक्षी की पतली कमर पर कस जाते हैं, जिसे रुद्राक्षी अचानक चौंक जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दोबारा नॉक होता है, जिसे वो दोनों अपने होश में आते हैं। इस बार एक सर्वेंट आई थी, वह दोनों को नीचे आने का बोलकर चली जाती है। रुद्राक्ष की नज़र रुद्राक्षी पर जाती है, जो कि अपने बालों को भा रही थी, लेकिन रुद्राक्ष को रुद्राक्षी की साड़ी बांधने का तरीका बहुत अजीब लगता है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी से पूछता है कि क्या तुम्हें साड़ी पहना नहीं आता है, जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर न में हिला देती है, जिस पर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को साड़ी पहनाने की कहता है, जिसे रुद्राक्षी चौंक जाती है। वह अपने चेहरे पर शोकड एक्सप्रेशन लेकर कहती है, लेकिन तुम कैसे पहना सकते हो, जिस पर रुद्राक्ष अपनी आंखों की भौहें को उचकाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं कैसे पहना सकता हूँ? माँ का एक बार हाथ जल गया था जब मैं ही उन्हें पहनाता था। रुद्राक्षी को अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया। रुद्राक्षी को लगा कि रुद्राक्ष को कहाँ से साड़ी पहनाना आता होगा। आखिर लड़के थोड़े ही साड़ी पहनते हैं, लेकिन जब रुद्राक्ष को साड़ी बांधना आता है तो वह मना भी नहीं करेगी, क्योंकि वह सभी लोगों के सामने ऐसे भी तो नहीं जा सकती थी। रुद्राक्ष ने अपने हाथ रुद्राक्षी की पिनअप साड़ी को खोलने के लिए बढ़ा दिए। जैसे जैसे रुद्राक्ष रुद्राक्षी की साड़ी को खोल रहा था, उसके होठों पर वैसे ही मुस्कान बढ़ती जा रही थी। आखिर में वह अपने मन में कहता है, सिल्ली गर्ल, इतनी पिन कौन लगाता है? रुद्राक्षी, जो कि रुद्राक्ष की मुस्कान को देखकर चिढ़ रही थी, वह चिढ़ते हुए कहती है, जिसे साड़ी पहना नहीं आता है वह लगाते हैं। आखिर क्या पता खा खुल जाए। रुद्राक्ष जैसे ही रुद्राक्षी की चिड़ी हुई आवाज सुनता है, वह कुछ नहीं कहता है और साड़ी की प्लेटों को बनाने लगता है। जैसे ही रुद्राक्ष के हाथ रुद्राक्षी की कमर पर साड़ी बांधने को घूमने लगते हैं, रुद्राक्षी की आंखें खुद व खुद बंद हो जाती है। ये एहसास उसके लिए नए थे, उसे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था। वही रुद्राक्ष के भी हाथ रुक जाते हैं जब उसकी नज़र रुद्राक्षी की बंद आंखों पर पड़ती है। वह उसके चेहरे की मासूमियत में जैसे कहीं खो सा जाता है, लेकिन जैसे ही रुद्राक्षी के हिलते होठों पर रुद्राक्ष की नज़र जाती है, वह खुद रुद्राक्षी की ओर झुकने लगता है। वह जैसे ही रुद्राक्षी के होठों के नजदीक जाता है, रुद्राक्षी अपनी आंखें खोल लेती है और उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की आंखें खुली देख बीच में ही रुक जाता है और वह उसे अलग होते हुए कहता है, हमें नीचे चलना चाहिए, सभी वेट कर रहे हैं। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रुद्राक्ष रुद्राक्षी जैसे ही नीचे हॉल में डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, मिसेज वंसल खड़ी होकर रुद्राक्षी को रुद्राक्ष के बगल वाली सीट पर बैठाती है, जिस पर रुद्राक्षी सिर्फ मुस्कुरा देती है। वही हेड कुर्सी पर बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र 70 से 75 साल होगी, वह रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से कहती है, रुद्रा बेटा, तुम बहू तो बहुत प्यारी लाए हो। जिस पर रुद्राक्षी उस महिला की ओर देखती है, जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये रुद्राक्ष की दादी है। रुद्राक्षी अपनी कुर्सी से खड़ी होकर दादी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। ये देख दादी जी के चेहरे पर बिग स्माइल आ जाती है। वह रुद्राक्षी के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देती है, दूधो ना हो फूलो फलो। जिसे सुनकर रुद्राक्षी रुद्राक्ष की ओर देखने लगती है, जो कि पहले से ही उसे अपने चेहरे पर बिना इमोशन लिए उसकी ओर देख रहा था। रुद्राक्षी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। मिस्टर वंसल मिसेज वंसल को इशारा करते हैं खाना सर्व करने के लिए।
जिसे समझते हुए विशाखा जी रुद्राक्षी की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट करो। रुद्राक्षी जैसे ही विशाखा जी की तरफ देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाती है, उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। रेहान रुद्राक्षी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रुद्राक्षी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसका हाथ देखा ही नहीं है, और वह विशाखा जी को स्माइल करके कहती है, जी माँ। रुद्राक्ष की नज़र भी रुद्राक्षी के द्वारा रेहान को इग्नोर किए जाने पर पड़ी, लेकिन उसको जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही एक और महिला व्यक्ति थी जिसकी नज़र रुद्राक्षी पर घड़ी हुई थी, रमा जी, जो कि मिस्टर मिसेज की ननंद थी। वह कहती है, रुद्राक्षी बेटा, लगता है तुम्हें अपना देवर पसंद नहीं आया। जिस पर रुद्राक्षी अपने खाने को खाते हुए बीच में रोकते हुए कहती है, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करे। रुद्राक्षी का जवाब सुनकर रमा अपने दांत पिसते हुए रह जाती है। वही विशाखा जी कहती है, रमा दीदी, रुद्राक्षी इस घर में पहली बार आई है, इसलिए उसे आपके बारे में नहीं पता था और मैंने ही जिद करके यहाँ आने को कहा था। रेहान अपनी माँ की ओर से बोलते हुए कहता है, मामी आपने सही कहा और अब तो मैं रुद्राक्षी से मिलता रहूंगा। आखिर हम एक ही कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, क्यों ना रुद्राक्षी, मैंने सही कहा ना। जैसे ही रुद्राक्षी रेहान के मुंह से अपना नाम सुनती है, उसकी पकड़ इस पुन पर बढ़ जाती है। उसको अपने सामने देखकर रुद्राक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, जी तुमने सही कहा, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। वही रुद्राक्ष को रुद्राक्षी की बातें बहुत अजीब और अलग लगी। वह रुद्राक्षी का ध्यान पर खाने पर खींचते हुए कहता है, बेबी चलो जल्दी खाना फिनिश करो, तुम्हें कॉलेज भी तो छोड़ना है। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिलाकर हाँ कर देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्राक्षी सभी बड़ों के पैर छूती है। वही दादी माँ अपनी पोता बहू को हीरो का हार मुंह दिखाई में देती है। वही रमा जी ये देख कर कहती है, माँ आप इतना महंगा गिफ्ट इस छोटी सी लड़की को क्यों दे रही हो? ये लड़की इतनी छोटी है कि ये खुद को तो संभाल नहीं सकती, इस हार को संभाल खा पर रखेगी। दादी माँ अपनी बेटी रमा की और अपनी गुस्से भरी आंखें डालती है, जिसे वह अपना मुंह बनाकर चुप हो जाती है। वही दादी रुद्राक्षी को हार देते हुए कहती है, बैठा अगर ये खो गया तो तुम्हारा पति और तुम्हारे लिए खरीद लियाएगा, इसलिए खोबे के डर से इसे पहना न भूलना। जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसके बाद रुद्राक्षी बंसल हाउस से विदाई लेते हैं। रुद्राक्षी के जाने के बाद रमा गुस्से अपने रूम में जाती है और सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है। रेहान, जो कि अपनी माँ की हरकतों से पहले ही रुबारूह था, वह भी अपनी माँ के पीछे आ जाता है और रमा जी को रोकते हुए कहता है, माँ शांत हो जाइए, ये क्या कर रही है? अगर मामा मामी ने ये आवाजें सुन ली तो क्या होगा? रमा जी गुस्से से रेहान को घूरते हुए उसके गाल पर एक तमाचा लगा देती है, जिसे रेहान शोकत हो जाता है। वह अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए कहता है, मोम आपने मुझ पर हाथ उठाया। जिस पर नैतिक कमरे में एंटर होते हुए कहता है, तुमने जो काम किया है उसके लिए ये थप्पड़ भी कम है। जिस पर रेहान कहता है, मैंने किया क्या है मोम डैड? जिस पर रमा जी गुस्से से कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो। रेहान अपने गाल पर से हाथ को हटाते हुए कहता है, मॉम डैड सॉरी, मुझे नहीं पता हमारे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालने में गलती कैसे हो सकती है। पहले तो रूपाली ही थी जो कि रुद्राक्ष की पत्नी बने वाली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है बीच में ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया और रुद्राक्ष से शादी इस जंगली लड़की ने कर ली। पर मॉम आप चिंता मत कीजिए, अगर ये लड़की हमारे बीच में रोदक बनी तो इसे हमें मारने में देरी नहीं लगेगी। जिस पर रमा अपने चेहरे पर चिंता भरी लकीरें लाते हुए कहती है, रेहान ये लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं है। मैंने उसकी आंखों में एक अलग तरह का जुनून देखा है, जिसमें सिर्फ लोगों को मारने की इच्छा हो सकती है, और ऐसा हुआ तो हमारे राज खुलने में देर नहीं लगेगी। राज जो कि इन 4 दीवारों में कैद है, राज जो हमारी खुशियों को लौटा सकता है और बंसल परिवार की खुशियों को छीन सकता है। वही दूसरी ओर कार में रुद्राक्षी खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों
दादी के पैरों का छूने से जो उनके पास से उसकी आंखों के सामने तस्वीर आई थी, जिसका साफ मतलब ये था कि दादी माँ को बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन क्या ये अब भी रुद्राक्षी समझ नहीं पा रही थी। आखिर रुद्राक्षी के पास गॉड ने ऐसी शक्ति दी थी जिसे वह लोगों के पास होने से ही उनकी बीमारी का पता लगा सकती है। तभी आकाश गाड़ी रोकता है और अपनी जेंटल आवाज में कहता है, बॉस कॉलेज पहुंच गए। जिस पर रुद्राक्ष अपना सिर लैपटॉप में से हटाकर कहता है, ठीक है, और कार से एक नॉर्मल डॉक्टर के फॉर्म में बाहर निकलता है। वही रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे चलने लगती है। रुद्राक्षी को अपने ऊपर कई लोगों की निगाहें महसूस होती है। वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से जलने लगती है। उसकी नज़र ग्राउंड में फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही रूपाली आयशा पर जाती है, जो कि अपनी गंदी नजरें रुद्राक्ष पर गड़ाए हुए देख रही थी। रुद्राक्षी अपने कदम गुस्से से उस फाइटिंग गार्डन की ओर बढ़ा देती है, लेकिन बीच में ही चारू जाह्नवी आ जाती है और रुद्राक्षी को गले लगाते हुए कहती है, यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वहाँ पर। उस गार्डन में सभी स्टूडेंट खड़े हुए हैं। प्रिंसिपल सर किसी से मिलाने वाले हैं। रुद्राक्षी भी न चाहते हुए उन दोनों के साथ उनकी ओर बढ़ जाती है। वहां पर पहुंचती है तो उसके कानों में मिस्टर रस्तोगी की आवाज सुनाई देती है, हेलो दो दिल डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जानते ही है, हमारे एसआई मेडिकल कॉलेज में हर साल ये कंपटीशन होता है और इसमें आने वाला नंबर 1 पर स्टूडेंट को नेशनल तक खेलने का मौका मिलता है। यही नहीं, इसके साथ आप सभी को अच्छे मार्क भी मिलते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट खुशी से हूटिंग करने लगे। ये देख मिस्टर रस्तोगी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस साल को और खास बनाने के लिए हम आप सभी के लिए कुछ ट्रेनर लेकर आए हैं जो कि बेस्ट खिताब जीत चुके हैं। इनसे मिलिए, ये है रुद्राक्ष वंसल, हमारी कॉलेज के टॉपर। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही सभी उसकी ओर देखने लगते हैं और लड़कियां तो जैसे पागल ही होती जा रही थी। मिस्टर रस्तोगी आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, ये आप लोगों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देंगे, इसलिए जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लेना है वह जल्द ही अपना फॉर्म फिल करके अपनी क्लास टीचर को दे दे। रुद्राक्षी को चारू जाह्नवी अपने साथ ले जाते हुए कहती है, यार इसमें लेने से कोई फायदा नहीं है, बास्केटबॉल में रूपाली आयशा बेस्ट है, इसलिए हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हार जाएंगे। रुद्राक्षी चारू के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या हुआ? वह अच्छी है इस गेम में, लेकिन क्या हम खेल भी नहीं सकते? हम खेलेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। तारांकन आखिर क्या छुपा है वंसल परिवार की 4 दीवारों में राज, और आखिर क्या रुद्राक्ष का ये फैसला बदल देगा रुद्राक्षी की जिंदगी? 32 तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। रुद्राक्ष काम पर था जब आकाश उसके ऑफिस में अपने फोन के साथ आया था। उसने रुद्राक्ष को फोन दिया और कहा, सर ये रेहान का फोन है। रेहान रुद्राक्ष के रिश्ते में भाई लगते थे, दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। रुद्राक्ष ने फोन की स्क्रीन की ओर देखते हुए अपनी भौहें चढ़ा ली और अपने असिस्टेंट से फोन लेते हुए, क्या बात है? उसकी आवाज ठंडी थी जिसे सुनकर एक बार के लिए भी रेहान को डर नहीं लगा। रेहान को रुद्राक्ष के इंद्रफेक्ट टोन की आदत थी, इसलिए यह उसे डराता नहीं करता था। रुद्राक्ष, क्या आपके पास कोई है? वह शायद रुद्राक्ष की स्पीकर चालू करने की आदत जानता था, इसलिए वह अपने द्वारा बोले शब्दों से रुद्राक्ष को नाराज करने का जहमत नहीं उठा सकता था। और यह फोन आकाश का था जिस पर उसने बात करने के लिए फोन किया था। रुद्राक्ष ने आकाश पर नजर डाली और वह जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गया। आसपास कोई नहीं है, तुम बोल सकते हैं। फोन की दूसरी तरफ रेहान काफी देर तक खामोश रहा। रुद्राक्ष ने थोड़ी आईब्रो सिकोड़ी। उसने अपना चश्मा उतार दिया और उसे अंतिम चेतावनी दी, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने क्यों कॉल किया तो मैं फोन काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रेहान हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं। ये सुनकर कि रुद्राक्ष फोन काटने जा रहा है, रेहान ने झट से कहा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज नाराज मत होना। ऐसी लड़की आपके गुस्से के लायक नहीं है। रुद्राक्षी एक अच्छी लड़की नहीं है और वह एक कामुक लड़की की तरह लगती है। आपको सावधान रहना होगा रुद्राक्ष। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी के लिए कामुक शब्दों जैसे ने रुद्राक्ष के धैर्य को खत्म कर दिया। वह रेहान से केवल 2 साल बड़ा था, 80 साल बड़ा नहीं।
उसने अपनी कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। उद्धरण चिन्ह। रेहान शुरू से ही रुद्राक्ष से बहुत नफरत करता है। उसके शब्दों में अधीरता सुनकर रेहान जान गया कि उसका रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के खिलाफ भड़काने पूरा हो गया है। इससे ज्यादा अगर वह कुछ बोला तो यह उसके लिए रुद्राक्ष का गुस्सा का सामना करने जैसा होगा, जो कि बहुत डरावना है। और रेहान का रुद्राक्षी के खिलाफ कहे गए लफ्ज कुछ ऐसे थे जिसमें उसने रुद्राक्ष को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हो, अगर बाद में कुछ हुआ तो कोई उसे दोष नहीं दे सकता। फोन काटने के बाद रुद्राक्ष ने बिना किसी भावना के फोन पर रेहान को ब्लॉक कर दिया और फिर आकाश के फोन को डस्टबिन में फेंक दिया। आधे घंटे बाद आकाश को दयनीय तरीके से डस्टबिन में से अपने फोन की छानबीन करनी पड़ी। रुद्राक्षी और चारू जाह्नवी कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए कॉलेज के कैंटीन पर गए। वही रूपाली आयशा रुद्राक्षी का एक परछाई की तरह पीछा कर रही थी। रुद्राक्षी के पास आकर उन दोनों से ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये एक संयोग है जो वह यहाँ पर कैंटीन में रुद्राक्षी से मिली। लेकिन रुद्राक्षी को जल्द ही उन्हें देख कर समझ आ गया कि इन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है। ये सोचकर रुद्राक्षी के चेहरे पर सरकेस्टिक स्माइल आ गई। रूपाली आयशा ने आज्ञाकारीपन रुद्राक्षी के सामने दिखाया। रुद्राक्षी, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? चारू ने अपने रेफ्रिजरेटर से एक पिस्ता आइसक्रीम निकाली और मुस्कान के साथ रुद्राक्षी को सौंप दिया। रुद्राक्षी ने मुस्कान के साथ आइसक्रीम एक्सेप्ट की। चारू ने रुद्राक्षी को मुंह से देखा और कहा, रुद्राक्षी, तुम जब मुस्कुराती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी सुंदर हो। रुद्राक्षी मुस्कुराए और चारू के बेबी फेट गालों पर चुपकी ली। ये देखकर रूपाली आयशा की मुट्ठी गुस्से से बंध गई और वह वहां से दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। ये देख कर रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही चारू को भी खुशी महसूस हुई। शायद उसे डर था कहीं उसे कोई रुद्राक्षी को दूर न कर दे। उस समय दो लड़कियां हाथ में हाथ डाले स्नैक लेकर चल दी। वे शेल्फ के दूसरी तरफ थे और रुद्राक्षी और चारू जाह्नवी को नोटिस नहीं किया। अरे क्या तुमने सुना है? ऐसा लगता है कि अक्षय रूपाली में दिलचस्पी रखता है। मुझे लगता है कि वह उसे ट्रेन करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। रियली, लेकिन मुझे लगा कि अक्षय सिर्फ इस कॉलेज में मेडिकल स्किल्स प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं। बेशक मैं आयशा की क्लास में हूँ। क्या आयशा ने झूठ बोला है कि उसके डैड की पहचान मिस्टर टॉप डॉक्टर अक्षय सिंह राठौर से है? क्या आयशा के ये शब्द झूठे होंगे? उद्धरण चिन्ह। ओह, आयशा ने ऐसा कहा, तब यह नकली नहीं हो सकता। मैं रूपाली से जेलस हूँ कि रेहान के साथ अब अक्षय जैसी इतनी बड़ी शख्सियत को रूपाली पर क्रश है। उद्धरण चिन्ह। जेलस मत हो, तुम्हें पता है कि तुम उन्हें हरा नहीं सकती। रूपाली और आयशा दोनों मेडिकल पाए और बास्केटबॉल जैसी पियानो प्रतियोगिता में बेस्ट है। ये जीनियस है और वो शर्मा परिवार से है जो इतने पावरफुल है। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, शर्मा परिवार से हर कोई पावरफुल नहीं है। तुम रुद्राक्षी की बात कर रही हो ना? मेडिकल के मामले में वह बिल्कुल बेकार है। उसमें जरा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास सुंदर चेहरा है इसलिए सभी लड़के उसके पीछे पागल है। इसके चक्र में चारू ने आयशा से पियानो म्यूजिक में आमना सामना कर लिया। सबको पता है कॉलेज में आयशा से अच्छा पियानो कोई नहीं बजा सकता है, लेकिन चारू ने यह भी दावा किया कि वह स्वर म्यूजिकल में आयशा को हराएगी और नेशनल चैंपियन बनेगी। उसकी बातें बिल्कुल बेतुकी है। ये सोचना कि वह अभी भी चैंपियन बना चाहती है, जबकि वह कितनी बदसूरत दिखती है। लेकिन अब उसके द्वारा इतना सारा मेकअप करने से वो पहले से अच्छी और रुद्राक्षी के कंपेयर में ठीक दिखती है। इस तरह की बातें कहने में चारू जाह्नवी और रुद्राक्षी की काफी हिम्मत है। उनका इतना बेशर्म होना एक बात है। रुद्राक्षी जो कि पहले ही प्रिंसिपल के कमरे में कई बार स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हुए देखी गई है। क्या ये उसके शर्मा फैमिली में होने की वजह से है? रुद्राक्षी, चारू के मामले में इतनी समान कैसे हो सकती है? क्या तुम दोनों ने अपनी बात कर ली है? उद्धरण चिन्ह। शेल्फ के दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई जिससे दोनों लड़कियों के बीच बातचीत टोक दी। जैसे ही वह पूछने वाली थी कि वह कौन है, रुद्राक्षी ने चारू जाह्नवी को एक तरफ खींच लिया और दोनों लड़कियों के सामने खड़ी हो गई। रुद्राक्षी और चारू को देखते ही एक्साइटमेंट से बातें कर रही दोनों लड़कियों को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार जिन लोगों के बारे में वे बुरा बोल रहे थे
उनके द्वारा ये सुनना काफी शर्मनाक था। इसके अलावा वे रुद्राक्षी चारू जाह्नवी की क्लास में थे। ओह, तुम लोग भी यहाँ हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चारू खुद एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, लेकिन लड़ाई के टॉपिक में आने पर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। ऐसा लगता है तुम लोग एनालाइज करने में अच्छे हो। मुझे बताओ, नेशनल कंपटीशन में तुम्हारी रैंक क्या है? आखिर तुम कौन से खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हो? रुद्राक्षी ने अब अपना कोमल व्यवहार नहीं दिखाया। उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह के कोने एक आलसी मुस्कान में मुड़ गए। वह कुछ बेपरवाह थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखें अब नर्म नहीं थी। वे ठंड इन और इंडिफेक्ट हो गए। दोनों लड़कियां सहम गई। वे अभी शर्मिंदा थे, लेकिन जब उन्होंने रुद्राक्षी का सवाल सुना तो उन्होंने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। हम नेशनल कंपटीशन में लड़कियों की टीम के लिए टॉप 20 पर है। नेशनल कंपटीशन के टॉप 20 पर होने का मतलब था कि वे कमजोर नहीं थी। यह एक ऐसा रिजल्ट था जिस पर किसी को गर्व होगा और दूसरे उसके बारे में अच्छे विचार करेंगे। अभी तक रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा। वह धीमी आवाज में हंसी। यह चार्मिंग एक ही समय आलसी लग रही थी। दोनों लड़कियां और चारू जाह्नवी ने एक ही समय में रुद्राक्षी की ओर देखा। न जाने वह किस बात पर हंस रही थी। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें उठाई और उनमें मुस्कान ठंडी हो गई। तो तुम लोग टॉप 3 में भी एंटर नहीं कर सकती, फिर भी तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने की हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। दोनों लड़कियों ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने रुद्राक्षी को हैरानी से देखा और तिरस्कार देखा। क्या वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। नेशनल लेवल पर टॉप 20 में होना पहले से ही एक बहुत वर्थी रिजल्ट था। क्या उसने सोचा कि यह एक आसान अचीवमेंट थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नीचे देखने की? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी ने जो कहा उसे जाह्नवी चारू भी हैरान थी। आखिर ये रैंक सभी कॉलेज और नेशनल के लोगों के साथ खेलने के बाद मिलती है। हर किसी को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है। इस रैंकिंग तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसने हुडी की जेब से अपना हाथ बाहर निकाला, जिससे उसकी गोरी और पतली कलाई दिखाई दे रही थी। फिर उसने दोनों लड़कियों के कंधों पर थपथपाया, झुकी और उनके कानों में फुसफुसाया, बस तुम रुको। तुमने आज जो कहा है उसे मैं अच्छी तरह से पे करूंगी। उसकी आवाज धीमी थी और कोमल भी लग रही थी। उसने कोई कठोर शब्द नहीं कहा, लेकिन इससे दोनों लड़कियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसके बाद दोनों लड़कियों के चेहरों पर एक्सप्रेशन की परवाह न करते हुए रुद्राक्षी सीधी हो गई और चारू जाह्नवी को वहां से बाहर की ओर ले गई। रुद्राक्षी उनके साथ मजाक नहीं कर रही थी। लोग उसके बारे में जितना चाहे बुरा कह सकते हैं, लेकिन वह किसी को भी अपने परिवार को कीचड़ में घसीटने की इजाजत नहीं देगी। उन लड़कियों ने उसके अंदर के सोए घाव को छुआ था। दोनों लड़कियां दंग रह गई और वही खड़ी होकर एक दूसरे को खाली देखती रही। थोड़ी देर बाद आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि रुद्राक्षी ने क्या बोला। क्या उसने कहा था कि जो हमने पहले कहा था उसके लिए वह हमें पे करेगी? अनु अचानक डर गई। दूसरी लड़की भी परेशान थी। आखिरकार रुद्राक्षी शर्मा परिवार की लौटी बेटी थी। चाहे रूपाली आयशा भी शर्मा फैमिली की बेटी हो, लेकिन सभी को पता है शर्मा फैमिली के बिजनेस किसका है। वे दोनों बेहद चिंतित थे कि रुद्राक्षी चुपके से उनका पीछा करने के लिए किसी को कहेगी, क्योंकि उन्होंने उसे नाराज किया है और उन्हें आशा है कि अमीर परिवार की लड़कियां मारने की इच्छा तक भी रखती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्षी उन्हें लड़ाई के मामले में हरा देंगी, क्योंकि उनके नजरिए से रुद्राक्षी केवल एक चीज जो उन्हें धमकी दे सकती है वह पैसा था, उसके परिवार की शक्ति। उन दोनों ने तुरंत रूपाली आयशा की तलाश की, इस उम्मीद में कि वह उनकी रक्षा कर सकती है। लेकिन वही आयशा और रूपाली ऐसे इस नज़ारे का मजा ले रही थी। वही टेबल पर बैठे हुए वह अचानक अनु तन्वी के उड़े चेहरे के रंग को देख कर चौंक जाती है। आखिर उनकी नजरों में ये दोनों लड़कियां ही पावरफुल थी। उनके पास अच्छी स्किल्स थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। वह इन दोनों की ऐसी हालत देखने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने ही उन दोनों लड़कियों के पास जाकर पूरी जानकारी जाने का तय किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रूपाली आयशा को लगा कि दोनों लड़कियां रुद्राक्षी के फादर की वजह से इन दोनों लड़कियों को धमकाने की हिम्मत कर चुकी है। इसलिए आयशा रूपाली ने उन दोनों लड़कियों को सेफ और रुद्राक्षी के खिलाफ चाल चलने के लिए
हाथ मिलाने की सलाह दी और जल्द ही उन्होंने दोनों लड़कियों को अपनी ओर मिला लिया। तारांकन, आखिर क्या रुद्राक्ष पूछेगा अक्षय के बारे में रुद्राक्षी से सवाल, और क्या रेहान की चाल होगी कामयाब, क्या बन जाएगी रुद्राक्ष रुद्राक्षी के बीच दूरियां। 33 राजवीर जाह्नवी का पेसनेट किस और दूरियां। रुद्राक्षी द्वारा घसीटे जाने के बाद चारू को आखिरकार एहसास हुआ है। क्या रुद्राक्षी नाराज थी? चारू ने सोचा कि रुद्राक्षी गुस्से में थी क्योंकि लड़कियों ने उसके बारे में बुरी बातें कही थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। रुद्राक्षी, उनकी परवाह मत करो, मेरी राय में तुम रूपाली आयशा से बहुत बेहतर हो। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि चारू उसे दिलासा देने के लिए अपना दिमाग चला रही थी, रुद्राक्षी हंस पड़ी और चारू के सिर पर हाथ फेरा। उसके बाल बहुत मुलायम थे। रुद्राक्षी का दिल नहीं हो रहा था कि वह अपना हाथ वापस ले ले। अपनी बहन के सिर को थोड़ा और सहलाना चाहती थी। मैं उन पर गुस्सा नहीं हूँ जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसने कहा। फिर किस बात से नाराज हो? चारू ने मन ही मन सोचा, लेकिन अगले पल उसे कुछ याद आया और उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया। क्या तुम नाराज हो क्योंकि वो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे? चारू का दिल धड़क उठा और वह अचानक घबरा गई। वह अपने एग्जाम को लेकर भी इतनी घबराई हुई नहीं थी। उसे रुद्राक्षी से बहुत लगाव था। वह रुद्राक्षी को बहुत पसंद करने लगी थी, जिसे उसे बड़ी बहन का प्यार मिल रहा था। वह रूपाली और आयशा से हमेशा जेलेस होती थी क्योंकि वे बहन के रूप में सब कुछ एक साथ करती थी। लेकिन उसका भाई, जो कि उसका सौतेला भाई था, वह एक जेंटलमैन था, उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन काम की वजह से वह ज्यादातर बिजी रहता था। लक्ष्य सिखावता को याद करते हुए चारू की आंखों में आंसू आ गए। उसका भाई हमेशा उसे तंग करता था। हाँ, रुद्राक्षी ने सिर हिलाया और जब उसने उसे देखा तो उसकी निगाहें गर्म थी। मेरी लिटिल सिस्टर को कोई धमका नहीं हो सकता। चारू शर्मा गई और अनाड़ीपन से सिर नीचे कर लिया और अपने पैरों से जमीन पर घेरा बनाया और रुद्राक्षी की एक नजर चुरा ली। वही जाह्नवी का गुस्से से मुंह फूल गया। वह चारू को टोंट मारते हुए बोलती है, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे किसी लड़के ने तुम्हें प्रोपोज किया है। रुद्राक्षी ने तुमसे बस इतना कहा है कि उसकी छोटी बहन को कोई धमका नहीं सकता। इसका मतलब है रुद्राक्षी तुम्हें बच्ची समझती है और तुम दोनों अपनी बहनों मिलाव में मुझे भूल जाते हो और इतना पकाते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तभी जाह्नवी को अपने शरीर पर किसी की गर्म बाहें महसूस होती है तो उसका मुंह बंद हो जाता है। वह थोड़ा झुंझलाते हुए कहती है, अब तुम दोनों ऐसे गले लगाकर मेरी नाराजगी दूर नहीं कर सकते। तुम दोनों को आगे से मेरा भी ध्यान रखकर अपना प्यार चालू करना होगा। जिस पर रुद्राक्षी बड़े लोगों की तरह जाह्नवी के बालों को सहलाते हुए कहती है, पक्का ऐसा ही होगा। आगे से हर लड़ाई में तुम आगे रहोगी और रुद्राक्षी तुम चारों की तरह ही मुझे भी सबसे बचाओगी। जिस पर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो तुम मेरी फ्रेंड हो, इसमें तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। जाह्नवी रुद्राक्षी चारों से दूर होकर कहती है, अब बहुत हुआ मेलोड्रामा। मेरी कुछ बुक क्लास में रह गई है, मैं लेकर आती हूँ, और वैसे भी कुछ ही देर में कॉलेज बंद होने वाला है। तुम लोग और भी जिसमें फॉर्म फिल करना है कर दो। जाह्नवी वहां से भागते हुए अपनी क्लासरूम में आती है तो वहां पर कोई बुक नहीं थी। वह क्लास की जमीन पर बैठकर रोने लगती है। राजवीर, जो कि कुछ फाइलों को क्लासरूम में ही भूल गया था, लेकिन वहां पर राजवीर जाह्नवी को ऐसे रोता देखता है तो चौंक जाता है। राजवीर ने जाह्नवी को हमेशा हंसते खेलते मजाक करते हुए देखा है। राजवीर खुद को जाह्नवी के पास जाने से नहीं रोक पाता है। राजवीर अपने घुटनों के बल बैठे हुए जाह्नवी के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, जाह्नवी यू आर वॉक, तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर जाह्नवी राजवीर को गले लगा लेती है। वही राजवीर भी कुछ नहीं कहता है और वह भी उसे हक कर लेता है। जाह्नवी अपनी रोते हुए आवाज में कहती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। आखिर भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या भगवान को मैं इतनी गंदी लड़की लगती थी जो मुझे अनाथ पैदा किया? मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, न भाई न माँ पापा, दोस्त कोई नहीं है। मुझे गले से लगाकर कोई नहीं कहने वाला है कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जैसे जैसे जाह्नवी अपने दुख को बताती जा रही थी, जिसे राजवीर को महसूस होता है कि वह कितनी अकेली है, उसकी पकड़ खुद व खुद
जाह्नवी पर कस जाती है। आखिर उसे जैसे उसका दर्द फील हो रहा हो। राजवीर अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं हूं न, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाह्नवी पर राजवीर की बातों को ऐसा असर होता है कि वह अपना सिर उठाती है, जो कि राजवीर की बाहों में छुपाया हुआ था, और वह राजवीर की आंखों में आंच से देखते हुए कहती है, क्या तुम सच में कह रहे हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जिस पर राजवीर जाह्नवी से कहता है, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ है। किसे आगे कि वह अपनी बात को पूरी कर पाता। उसे अपने होठों पर गर्माहट फील होती है। राजवीर की आंखें अचानक चौंक जाती है। जाह्नवी राजवीर को पेसनेट होकर किस थ्रोइंग किसेस करने लगती है। वही राजवीर भी जाह्नवी की किस में जैसे खो जाता है। वह जैसे इस किस में जाह्नवी का अपने लिए प्यार महसूस कर पा रहा हो। वह भी उसे बैक किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। ये किस लगभग 5 मिनट तक चलती है। दोनों को ही अपनी सांसें उखड़ी हुई सी महसूस होती है, और वह दोनों अपनी किस को बीच में छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। वही राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह खड़ा होकर सीधा वहां से चला जाता है। ये देखकर जाह्नवी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वह राजवीर को आवाज भी देती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वही जाह्नवी फिर से फुट फुट कर रोने लगती है। वही राजवीर अपने केबिन में जाकर डेस्क पर गुस्से से सभी फाइलें फेंकते हुए कहता है, ये मैंने क्या किया? अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे कि उसे अपनी स्टूडेंट से प्यार हुआ है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ये कभी नहीं बताना है कि मैं जाह्नवी से प्यार करता हूँ। वही रुद्राक्षी चारू जब देखती है कि बहुत समय हो गया है, जाह्नवी वापस नहीं आई है, तो वह दोनों भी उसे ढूंढने के लिए अपनी क्लास में आ जाते हैं। वहां पर जाह्नवी की ऐसी हालत देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। रुद्राक्षी जाह्नवी को गले लगाकर कहती है, जाह्नवी मुझे बताओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। चारू भी कहती है, हाँ हम प्रिंसिपल सर को उसकी कंप्लेन करूंगी। तुम बताओ। रुद्राक्षी चारू के कई बार पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताती है। सिर्फ वह कहती है कि उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ये सुनकर रुद्राक्षी चारू को बहुत बुरा लगता है। आखिर वह भी तो उसको ज्यादा समय नहीं दे पाती है। वह जैसे तैसे उसे प्यार से समझाती है और हॉस्टल में आ जाती है। वहां पर रुद्राक्षी जाह्नवी से कहती है, जाह्नवी वो तेरा है, वो सिर्फ तेरा ही है। अगर कोई उस पर बुरी नजर डाले तो उसे छीन लेना चाहिए। अपनी चीजें किसी के साथ मत बांटो, वरना लोगों को दूसरों की चीजों पर हक जताने की आदत हो जाती है। जाह्नवी भी अपना सिर हाँ में हिलाकर रुद्राक्षी को गले लगाकर कहती है, थैंक्स रुद्राक्षी मेरी जिंदगी में आने के लिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं किसी के सामने भी कमजोर नहीं हूँ। मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ कि मैं अपने प्यार को पाने की पूरी हिम्मत रखती हूँ, चाहे वह कोई भी हो। 2 दिनों तक रुद्राक्षी चारू जाह्नवी ने साथ में टाइम स्पेंड किया, और जिसके साथ रुद्राक्षी ने अपना पेंडिंग वर्क भी किया। इन 2 दिनों में रुद्राक्षी के पास कोई मैसेज या फिर कॉल नहीं आया था, जिसे रुद्राक्षी बहुत खुश थी कि वह अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पा रही। 2 दिन बाद बास्केटबॉल कंपटीशन ऑफिशियल प्रिलिमिनर स्टेज में एंटर कर गई। रुद्राक्षी को 55वां नंबर मिला है। अपना लॉट निकालने के बाद भी उसे काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लॉट के लेने की जरूरत थी। चारू ने पियानो और मेडिकल में कंपटीशन में लिया था, वही जाह्नवी ने डांस में लिया था, इसलिए दोनों ने साइन अप किया था। इसलिए उन्होंने एक ही काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराया। पूरे देश से कंपटीशन में भाग लेने के लिए बेस्ट लोग आए थे, और पूरा कॉलेज विशाल चौक तुरंत ही भीड़ भाड़ वाला हो गया। खुशकिस्मती से कंपटीशन के लिए साइन अप करने के लिए लोगों की संख्या की समय सीमा थी, नहीं तो और भी लोग होते। ऑफिशियल कंपटीशन कल हेल्ड की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रुद्राक्षी चारू जाह्नवी के साथ प्रैक्टिस करने नहीं गई। इसके बजाय उसने आराम करने का बहाना बनाया। चारू जाह्नवी ने भी उसकी तबीयत को लेकर सवाल किया और उसके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन रुद्राक्षी ने तुरंत उन्हें मना कर दिया और कहा कि तुम दोनों को अभी तैयारी करनी चाहिए, जिससे तुम बेहतर भविष्य बना सको। जिस पर चारू जाह्नवी ने भी बात मान ली। रुद्राक्षी जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली, उसने अपने फोन पर एक साइट खोली और टेक्स्ट मैसेज में पूछ गई, जहां पर एल के द्वारा मैसेज भेजा गया था, आर आज रात 9 बजे जैकपॉट क्लब में मिस्टर अग्रवाल से मिलेंगे।
रुद्राक्षी को जैकपॉट क्लब जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह रेहड़ी पटरी वालों के पास गई और कपड़ों का एक सेट खरीदा जो उसके लिए फुर्ती से चलने के लिए कंफर्टेबल था। वही सी मेडिकल कॉलेज में जाह्नवी चारू प्रैक्टिस रूम में एंटर होते हैं तो उनकी नज़र सब पर पड़ती है, जहां पर कई लोग पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देख जाह्नवी चारू एक आह भरती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। जाह्नवी अपने डांस स्टूडियो की तरफ चली जाती है, जहां पर राजवीर सभी लड़कियों को डांस क्लास पर फोकस करने के लिए दे रहा था, साथ में एक पार्टनर। ये देख कर जाह्नवी पहले तो नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वह राजवीर को राजवीर सर न बोलकर राजवीर बोलकर गुड मॉर्निंग विश करती है। राजवीर सर जाह्नवी की ओर बिना ध्यान दे कहता है, चलो आप सभी को अपना अपना पार्टनर जल्दी से चुन लो, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जाह्नवी जब सभी लड़कों की तरफ देखती है तो पाती है कि पहले से ही सभी ने अपना अपना पार्टनर चुन लिया है। वह अब किसके साथ प्रैक्टिस करे, वह राजवीर सर से कहती है, लेकिन राजवीर इग्नोर कर देता है। जाह्नवी आगे बढ़कर मंच की ओर बढ़ जाती है और सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। ये देख वह अपनी नज़रें घुमा कर देखती है तो वह अपने पीछे रितेश चौधरी को देख चौंक जाती है। जाह्नवी चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर रितेश कहता है, मैंने भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर अब तुम ही हो जिसके साथ मैं डांस कर सकता हूँ। पहले ही सभी लोगों ने अपने पार्टनर चुन लिए हैं। जाह्नवी गुस्से से कहती है, व्हाट, ये किसने कहा? मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी और उस दिन चारू के साथ तुम्हारी हरकत को देखकर कर कोई भी नहीं करना चाहेगा। जिस पर रितेश अपने चेहरे पर गिल्टी फील जैसे एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, उसके लिए मैं पहले ही तुम्हारी फ्रेंड से माफी मांग चुका हूँ, अब उस बात को भूल जाना चाहिए और अगर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं होगा तो हम वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। रितेश की बातों ने जाह्नवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह मुड़कर एक बार राजवीर की तरफ देखती है, जैसे वो उसे कोई मदद चाहती हो, लेकिन राजवीर ने पहले ही उसकी ओर से अपना चेहरा फेर लिया था। तारांकन दिल की राह पर चलकर देखा, लेकिन कमखत मोहब्बत की मंजिल नहीं मिलती ही नहीं है। उम्र की राह के फासले है या हमें ही कोई कमी है? ऐ खुदा जरा हमारी मोहब्बत करने का कसूर तो बता दे। 34 आमने सामने चारू ने देखा कि कई लड़कियां पियानो प्रैक्टिस कर रही है और उनमें से एक थी आयशा जो सी मेडिकल कॉलेज के कई लड़कों का प्यार थी और इसी की वजह से उसकी सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आयशा के पियानो कंपटीशन जीतने के चांस ज़्यादा थे। और कई लड़कियां भी दूसरी कॉलेज और देश से इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी, उनकी भी फैंस फॉलोइंग कम नहीं थी। लेकिन चारू के पास क्या था? कुछ नहीं, गिनती के सिर्फ 100 या 200 फॉलोअर, जो कि ज़्यादातर उसके दोस्त और कुछ फैमिली थी। उसका ध्यान लोगों की तालियों से टूटा जो कि आयशा के पियानो बजाने के बंद होने के बाद की सुखुरियों की थी। चारू की नज़र भीड़ पर जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उसे खुद भी पता नहीं चलता है। वह अपनी धीमी आवाज में कहती है, आरुष, क्या आरुष भी आयशा को पसंद करता है? क्या वो भी उसका ही सपोर्ट देगा? आखिर फिर मेरा साथ कौन देगा? ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उस प्रैक्टिस रूम से बाहर आ निकल आई। कॉलेज की पेरिस पर आ गई। पेरिस पर उसकी नज़र जाह्नवी पर पड़ती है और वह भी उसके बगल साइड में बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तारांकन, जाह्नवी, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। लोग जिसके पास भागते हैं, जिसके पास खूबसूरती और दिखावटी और खोखली दुनिया हो, सच्चे लोगों की कदर कहाँ करते हैं लोग। जिस पर जाह्नवी कहती है, तुम्हें ये बात अब समझ आई? मुर्सद, यहाँ तो अपने भी दिल में खंजर गोप पर चले जाते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं, आखिर मुझसे ऐसा गुनाह क्या हुआ है? लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। सामने वाला इंसान सिर्फ हमसे दूर जाने का बहाना ढूंढता है और इंसान को वो बहाना नहीं मिलता है तो वह लोग हमें दूसरे लोगों के पास भेजने की कोशिश करते हैं, न ये जाने कि वह इंसान हमारे लिए सही है या नहीं। दोनों ही बातों में अपने दिल का दर्द बता रही थी एक दूसरे को, लेकिन जाहिर ऐसे कर रही थी जैसे ये सब दूसरों के बारे में है। शाम को करीब 7 बजे रुद्राक्षी जैकपॉट क्लब के पास कहीं पहुंची और बिना निगरानी वाला इलाका पाया। फिर वह हाथ में एक काले रंग का प्लास्टिक बैग लेकर बाथरूम में दाखिल हुई। 10 मिनट बाद हिप हॉप शैली के कपड़े पहने एक लड़की बाहर आई।
उसके पतले और सीधे पैर जीन्स में थे और उसने एक काली टोपी पहनी हुई थी जो उसके चेहरे को ढकने के लिए बहुत नीचे खींची हुई थी। जस्पेन बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था। रोशनी में उसके सफेद हाई कट सूट में कठोरता और अलगावा झलक रहा था। उस आदमी की काली आंखें ठंडी थी। क्या मिस्टर अग्रवाल सेटल हो गए हैं? उद्धरण, हाँ वो हो गए हैं। नकुल मिस्टर अग्रवाल की सुरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता था। आखिरकार इस बार वे जिस मछली को पकड़ने जा रहे थे वह 100% एक इक्का दुक्का किलर थी। अब बहुत चालक थी और उसके पास बहुत से लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे। इसलिए उसे जाल में फंसाने के लिए उसे एक असली शो करना पड़ा और मिस्टर अग्रवाल को इनवाइट करना पड़ा। नहीं तो एक अभी चारा नहीं लेती। वही रुद्राक्ष को एक को पकड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे उससे छुटकारा नहीं मिला तो भविष्य में कुछ भी करने के लिए उसके हाथ बंद जाएंगे। जैकपॉट क्लब से लगभग 1 मील की दूरी पर काले चमड़े के कोट और जीन्स में एक लड़की रुकी। काली टोपी ने उसके चेहरे को ढक दिया था और उसने नकाब पहन रखा था। लड़की ने अपने काले बालों को नीचे कर दिया। कोई नहीं जानता था कि लड़की के बालों के नीचे उसके कान में एक छोटा सा ईयरसेट छिपा हुआ है। यह एक नाखून से छोटा था क्योंकि इसे एक पतले ईयरसेट में बदल दिया गया था जिसे सीधे उसके कान से जोड़ा जा सकता था। लड़की कुछ देर चौराहे पर तब तक इंतजार करती रही जब तक कि दूसरी तरफ से एल की आवाज नहीं आई। मैंने तुम्हारा पता लगा लिया है। जब तुम सड़कों से गुजरोगी तो मैं सभी सर्विलांस कैमरों से निपट लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लड़की के लाल होठ उसके नकाब के नीचे थोड़े मुड़े हुए थे और उसने बेपरवाह से कहा, शुक्रिया, वेलकम, मुझे कमीशन का आधा हिस्सा देना। एल जो उससे अलग था, ठंडा और बेहरहम हो सकता है लेकिन वह लालची था। रुद्राक्षी ने अपनी होठों की मुस्कान बढ़ाते हुए कहा, ये सिर्फ मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहती हूँ। ये कोई मिशन का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए इनाम पे करूंगी। जिस पर एल ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। रुद्राक्षी ने माना। जैसे ही उसने सड़क पार की उसने धीमी आवाज में पूछा, जस्पेन बिल्डिंग के आसपास के माहौल के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैंने तय कर लिया है लेकिन सावधान रहना। आर डेफिनेटली तुम्हें ढूंढ रहा है। हो सकता है कि यह उसके द्वारा बिछाया गया जाल हो। मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वह जानती थी कि यह एक जाल हो सकता है, फिर भी उसे जाकर उससे मिलना था। बाग की मांद में एंटर किए बिना वह बाग के शावकों को कैसे पकड़ सकती थी? आखिरकार उसके लिए आर के बारे में खबर पाना आसान नहीं था। वह इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? जस्पेन बिल्डिंग में पहुंचकर रुद्राक्षी ने अपनी टोपी नीचे खींच ली। पहली मंजिल पर लॉबी में 2 रिसेप्शनिस्ट बातें कर रही थी। हालांकि देर रात हो चुकी थी, फिर भी कई स्टाफ ने अभी तक काम पर जाना नहीं छोड़ा था। लोग लॉबी के अंदर और बाहर आ रहे थे। लॉबी के चारों कोनों में निगरानी कैमरे थे जिस पर रुद्राक्षी ने एंटर किया। एल ने जल्दी से कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। उसी समय जस्पेन बिल्डिंग की सर्विलांस कैमरा बाधित डिसरप्ट हो गई। सर्विलांस कैमरे से बचने के लिए रुद्राक्षी ने लिफ्ट नहीं ली और इसके बजाय इमरजेंसी एक्सिट के लिए चली गई। जस्पेन बिल्डिंग में कुल 33 मंजिलें थी और जैकपॉट क्लब टॉप पर लोकेटेड था। लड़की हल्के कदमों से चली और जल्द ही 21वीं मंजिल पर आ गई। भले ही वह 21वीं मंजिल तक चली थी, रुद्राक्षी की सांसें हल्की और स्थिर थी और सांस फूलने का कोई संकेत नहीं था। वह और ऊपर नहीं गई, इसके बजाय वह 21वीं मंजिल पर इमरजेंसी एक्सिट से बाहर निकली और अपनी पतली उंगलियों से अपने कान को 2 बार थपथपाया। आखिरी कमरा। उद्धरण। कंट्रोल रूम में 2 मस्कुलर आदमी बड़े मॉनिटर स्क्रीन की रखवाली कर रहे थे। 21वीं मंजिल के कॉर्नर में स्थित कंट्रोल रूम पूरे कॉरिडोर की निगरानी कर रहा था। फिर भी 21वीं मंजिल पर एक कंपनी ने अभी तक काम बंद नहीं किया था और कई एम्प्लॉय कॉरिडोर में घूम रहे थे। कैप पहने वाली लड़की ने कैमरों की निगरानी कर रहे आदमियों का ध्यान खींचा किया और वह कंट्रोल रूम की तरफ चली गई। इस स्क्रीन पर जूम इन करो, आदमी में से एक ने कहा। वीडियो को जूम इन करने के बाद कैप वाली लड़की ने सर्विलांस कैमरे पर नजर डाली। उसने मास्क पहन रखा था और कैप ने उसके चेहरे के ज्यादातर भाग ढक रखा था। वे उसकी आंखों में शैतानी मुस्कान देख सकते थे। वह मुस्कान एक प्रोवोकेशन तरह थी। काले रंग के कपड़े पहने 2 आदमी तुरंत सतर्क हो गए। उसी समय स्किन 1 सेकंड में काली हो गई। बॉस को बता दो कुछ गलत है।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काले रंग के कपड़े पहने लोग में से एक को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने तुरंत दूसरे को ऑर्डर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, दरवाजा, जो केवल फिंगरप्रिंट द्वारा खोला जा सकता था, अचानक धक्का देकर खुल गया। दरवाजा खुला था, पर कोई अंदर नहीं आया। दो आदमी जल्दी से उठे और दरवाजे के पास आ गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक जोड़ी सुनहरे हाथ अचानक दरवाजे के ऊपर आ गए और एक लचीला शरीर बिजली की तरह तेजी से दौड़ते हुए बाहर से कूद गई। दो आदमियों की छाती पर सीधे पैरों ने लात मारी। जमीन पर गिरने से पहले दो लोगों की दीवार पर पटक दिया गया। वे उठ नहीं सकते थे और केवल अपनी छाती पकड़कर पीछे हट सकते थे। जल्दी करो, बॉस को खबर करो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, एक तेज दर्द उनकी गर्दन पर छा गया। इस तरह सर्विलांस कैमरे देख रहे दो व्यक्ति बेहोशी में चले गए। इन दोनों को डिल करने के बाद रुद्राक्षी हंस पड़ी। उसके सुंदर लाल होंठ एक चार्मिंग मुस्कान में सिमट गए। शो इनफिल सही था। यह आर द्वारा बिछाया गया जाल था। रुद्राक्षी ने यहाँ आने से पहले ही सर्विलांस स्टाफ की पहचान के बारे में पता लगा लिया था। ये दोनों पहले से सर्विलांस स्टाफ नहीं थे, लेकिन अगर यह एक जाल भी होता तो भी रुद्राक्षी इसका डटकर सामना करती। आर उसने सोचा। उसके मुंह के कोना एक जानने वाली मुस्कान में घुस गए। उसकी आंखें गहरी थी। जैसे उसने सोचा, देखते हैं आज रात कौन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। कंप्यूटर स्क्रीन देखकर रुद्राक्षी ने उसका इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से टैप कर रही थी। अंत में उसने एंटर की दबाई। कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई और केवल एक सफेद फ्रेम दिखाई दिया, जिसमें 1 मिनट की उल्टी गिनती दिखाई दे रही थी। उसके बाद वह जल्दी से बाहर निकली और लिफ्ट को सीधे ऊपर की मंजिल पर ले गई। समय बिल्कुल सही था जिस समय उसने लिफ्ट से बाहर कदम रखा। जसपेन बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर बिजली काट दी गई। सब अंधेरे में डूब गया। जैकपॉट क्लब बहुत बड़ा था, लेकिन उसका लेआउट उसके दिमाग से ही अंकित था। उसकी काली फिगर भूत जैसी थी, जो रात में तेजी से चल रही थी। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो हल्की सी भी आवाज नहीं हुई। यह ऐसा था जैसे वह वहां थी ही नहीं। अरे नहीं, भागो। नकुल जानते थे कि बिजली जाते ही उनकी प्लान विफल हो गई थी। उन्होंने तुरंत रुद्राक्ष को आवाज बदलने वाले डिवाइस से चेतावनी दी, क्योंकि जैकपॉट क्लब के पास पहले कभी बिजली की कमी नहीं थी। उन लोगों की ओर से खबर नहीं थी जो सर्विलांस कैमरों की निगरानी भी कर रहे थे। अब जब वे अंधेरे में डूबे हुए थे तो ये क्लियर था कि कुछ गलत हो गया था। खिड़की के पास खड़े आदमी के बाल थोड़े हिले। हवा का झोंका आया। रुद्राक्ष की आंखें ठंडी हो गई। बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले से ही अंदर थी। इस कमरे में अनगिनत विशेषज्ञ स्टैंड बाय पर थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर घुस गया है। आर आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण। उसके पीछे से एक ठंडी रोबोटिक आवाज आई। नकुल की तरह रुद्राक्षी भी आवाज बदलने वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे उन्होंने अपनी जीभ के नीचे पहना था। दूसरा साइड उसके बहुत करीब था, जिसने रुद्राक्ष को सर तक होने पर मजबूर कर दिया। उसे ये समझने में देर नहीं हुई कि ये बहुत पावरफुल है, वरना आम इंसान को यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। नकुल और शौर्य ने पूरी सर्विस को हैंडल कर रखा था। क्या रुद्राक्ष रुद्राक्षी के सामने आएगा? एक दूसरे का सच? क्या वह दोनों होंगे एक दूसरे की हकीकत से रूबरू? हेलो डियर ओपन बुक रीडर्स, आप लोगों की चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, रिव्यूज और शेयर करना न भूले। 35 रुद्राक्ष की फाइट और रुद्राक्षी की इंजरी। रुद्राक्ष ने एक गर्दन को सहलाते हुए ठंडे हाथ को महसूस करते हुए रुद्राक्ष ने तुरंत दूसरे साइड के हाथ को जोर से मरोड़ दिया। दूसरी पार्टी एक लोच की तरह थी। कलाई के एक झटके से वह उसके चंगुल से छूट गई। उसी समय रुद्राक्ष को अपने कान में हवा का तेज झोंका महसूस हुआ और उसने तुरंत उसे चकमा दे दिया। तेज लेग किक उसके कान के आर पार हो गई, जिससे हवा में पॉपिंग की आवाज आई, जिससे पता चला कि किक कितनी तेज थी। रुद्राक्षी को कुछ हैरानी हुई जब रुद्राक्ष लगातार 2 बार उसके हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस आदमी ने खुद को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है वह एक ताकत है। जल्द ही दोनों एक लड़ाई में उलझे हुए थे और अंधेरे में उनकी चाल तेज और आक्रामक थी। ये देखकर नकुल और कमरे के बाकी बॉडीगार्ड ने तुरंत मदद करने के लिए अपना रास्ता बनाया।
रुद्राक्षी को पहले से पता था। जिस पल उसने कमरे में कदम रखा था उसे पता चल गया था कि अंदर कितने लोग हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंधेरे में उसकी नज़र तेज थी। उसने फुर्ती से भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाया। वह जिस किसी को भी मारती वह 3 सेकंड के भीतर पलट जाता। यहाँ तक कि नकुल और आकाश भी 1 मिनट से ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जब वह रुद्राक्षी की ओर दौड़ा तो जो रुद्राक्ष के मुंह के मैं खुद को बचाने में बिजी थी तो वह उसकी छाती पर लात मारने के लिए मुड़ी। अंत में नकुल उड़ते हुए आकाश के ऊपर भेज दिया गया और वह दोनों एक सोफे पर गिर पड़े। सांस लेने में नकुल असफल रहा क्योंकि वह मुश्किल से दर्द सहन कर पा रहा था। अपने रास्ते में सभी लोगों से छुटकारा पाने के बाद रुद्राक्षी ने बेहद तेज गति से अपना पैर उठाया और रुद्राक्ष की बांह पर लात मारी। केवल दबी हुई कराह सुनाई दी। एक मुस्कुराहट के साथ रुद्राक्षी रुद्राक्ष के पास पहुंची और अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। बस अच्छा बनो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। आउच! उद्धरण चिन्ह डॉट। जैसे ही रुद्राक्ष ने खंजर से उसकी बांह काट दी उसने तुरंत अपनी बाहों को एक साथ जोड़कर एक कदम पीछे ले लिया। अगले सेकंड रुद्राक्ष, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह रुद्राक्षी से हारने के कगार पर था, बिजली की तरह तेज गति से उसकी ओर दौड़ा गया। वह एक कटार लेकर रुद्राक्षी की ओर लपका जिससे अभी भी खून टपक रहा था। मैं तुम्हें भी एक सलाह दूं, अच्छे बनो और भागने के बारे में मत सोचो। वॉइस चेंजर के कारण रुद्राक्ष की आवाज अब उसकी असली आवाज से अलग थी, बेहद ठंडी थी। अपने घायल हाथ को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्षी बेरहमी से वार किया, मानो वे एक दूसरे पर बेरहमी से वार किया, मानो वे एक दूसरे को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। रुद्राक्षी, जिसने कभी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, ने इस बार रुद्राक्ष को हराने का मन बना लिया। इस तरह उसने अपनी बांह पर लगी चोट की परवाह न करते हुए उससे जमकर लड़ाई की। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सब कुछ धुंधलेपन के अलावा कुछ नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी होश में था शौर्य जैसे ही उस रूम का नजारा देखता है वह चौंक जाता है। शौर्य को ये देखकर ये बताने में कठिनाई हो रही थी कि किसका पलड़ा भारी है। जैसे ही दोनों एक गहन लड़ाई में लगे थे, रुद्राक्षी ने हवा में मुश्किल से ध्यान देने लायक कर्कश आवाज पकड़ी। अरे नहीं, बिजली वापस आ रही है, रुद्राक्षी ने सोचा। इसलिए उसने लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। रुद्राक्ष के कई हमलों को नाकाम करने के बाद वह भाग निकली। भागने के बारे में भी मत सोचो। उसे भागने से रोकने के लिए रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य भी रुद्राक्ष की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जवाब में उसने अपने ऊपरी शरीर को अपने जैकेट से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसे उसने रुद्राक्ष के सिर पर उछाल दिया, जिसे रुद्राक्ष की आंखें ढक गई। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को अपनी आंखों को उजागर करने का मौका नहीं दिया और रुद्राक्ष को खाड़ी में रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। रुद्राक्षी फिर इमरजेंसी एक्सिस्ट की और दौड़ते हुए एल से कहा, अभी पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दो। ये पहली बार था जब एल ने रुद्राक्षी से इतनी चिंतित आवाज सुनी। हालांकि उसने पहले भी कई मौकों पर उसके साथ काम किया था। अतीत में वह हमेशा उसे एक शांत आवाज में इंस्ट्रक्शन देती थी, यह महसूस करते हुए कि रुद्राक्षी इस बार अपने मिशन में फेल हो सकती है। एल ने आगे की हलचल के बिना उसके ऑर्डर पर काम करना शुरू कर दिया। जब तक रुद्राक्ष शौर्य कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हुए, तब तक पूरी इमारत फिर से अंधेरे में डूब गई थी, क्योंकि बिजली काट दी गई थी। आसपास अंधेरे को देखते हुए रुद्राक्ष जानता था कि ये बच निकलने में सफल हो गई। जसपेन बिल्डिंग का इंटरनेट कनेक्शन आखिरकार 1 घंटे बाद ठीक किया गया। रुद्राक्ष उसकी आंखों में ठंडक के साथ जसवीर के पीछे खड़ा था। क्या सर्विलांस फुटेज को रिकवर किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। दुनिया के टॉप 3 बेस्ट हैकर में से एक के रूप में जसवीर को लग रहा था कि उसके करियर की प्रोसेस रुक सकती है। उसने इस्तीफे में सिर हिलाया और कहा, इसे रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपने छाती को ढकते हुए नकुल ने तेज सांस ली और गुर्राया, FCK, कौन उस लड़की की मदद कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी पावरफुल हो सकती है। शौर्य भी नकुल और आकाश का मजाक बनाने से खुद को रोक नहीं सका। नकुल, जो कि रुद्राक्ष का दोस्त था, उसने चिढ़ते और झुझलाते हुए शौर्य पर एक गुस्से भरी नजर डाली, लेकिन उसके गुस्से से देखने का कोई फर्क नहीं हुआ। जब रुद्राक्ष ने शौर्य पर अपनी नजर डाली तो उसे महसूस हुआ
शौर्य बहुत मनोरंजन लग रहा है। तुम्हें अपनी हंसी नहीं रोकनी है, रुद्राक्ष ने उदासीनता से कहा। अंत में शौर्य हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उसके हिलने डुलने से चोट उसकी छाती पर खींच गई। और ये दर्दनाक था। नकुल हांफने लगा और मुस्कुराया। वह लड़की अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के साथ एक टॉप असैसिन हत्यारा है। हालांकि हम सभी खुद भी बहुत बुरे नहीं हैं। हम चींटियों की झुंड की तरह इतनी आसानी से उससे हार गए। नकुल ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, केवल तुम ही एक थे जो थोड़ी देर तक टिक पाए। रुद्राक्ष ने नकुल को तिरस्कार से देखा और सरकास्टिक लहजे में कहा, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह, मैं इमरजेंसी सिचुएशन में आपके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने पर दिक्कत नहीं करती। उद्धरण चिन्ह, चेहरे पर मुस्कान के बावजूद नकुल अंदर ही अंदर चिंतित था। पता नहीं इस बार फेल होने के बाद हम उस चालक लड़की को कब पकड़ पाएंगे, उसने सोचा। इस बीच रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया क्योंकि प्रेरणा की एक किरण उसमें झिलमिला उठी। यह एक भाग्य था कि वह इस बार खंजर से पहले एक को घायल करके लड़ाई में जिंदा रह सका, नहीं तो वह डेफिनेटली उसके लिए मैच का नहीं था। लेकिन सिचुएशन उसके लिए पूरी तरह से निराशाजनक नहीं थी। ये देखते हुए कि वह उसे काफी गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा। जब उसने खंजर से उसकी बांह काट दी तो वह उसके घाव की गहराई को महसूस कर सकता था। हमारे कुछ आदमियों को ग्रीन सिटी के सभी होटलों का मुआयना करने के लिए भेजो ताकि पता चल सके कि किसी महिला के हाथ में चोट लगी है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, नकुल ने जवाब दिया और तुरंत विकी को फोन किया। और रुद्राक्ष ने नकुल पर एक नजर डाली जो एक फोन कॉल पर था। उसने उसे खंजर सौंप दिया। इस पर डीएनए टेस्ट के लिए इसे लैब में ले जाओ और खुद को डॉक्टर पर चेक करवाओ। रुद्राक्षी, तुम यहाँ कैसे आई। उद्धरण चिन्ह, रुद्राक्षी को अपने घर के बाहर खड़ा देखकर अक्षय काफी हैरान रह गया। उसने फटाफट मुंह भर नूडल्स उगल दिए ताकि वह बात कर सके। क्या तुम यहाँ मेरे साथ मेडिकल प्रैक्टिस करने आए हो? पहले मुझे अंदर आने दो। रुद्राक्षी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने अपने घायल हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। तभी अक्षय को एहसास हुआ कि वह अपने बाएं हाथ को अपने हाथ से ढक रही थी और उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। वह तुरंत चौंक कर बोला, जल्दी अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह, अक्षय ने घाव पर मरहम लगाने के बाद रुद्राक्षी ने अपने हाथ पर पट्टी बांध ली। उस समय उसका खूबसूरत चेहरा ठंडे पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। अक्षय ने मदद करने की कोशिश की लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया गया। उसके घाव को देखकर उसे पीड़ा हुई क्योंकि का इतना गहरा था कि उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। रुद्राक्षी, तुमने खुद को इतनी बुरी तरह कैसे चोट पहुंचाई? अक्षय ने चिंतित होकर पूछा। वह रुद्राक्षी की सेहत को लेकर काफी चिंतित था। अगर वह मर गई तो उसके पास कोई काबिल ओपोनेंट नहीं होगा। अक्षय, हाँ। रुद्राक्षी ने उसे कोल्ड लुक दिया और कहा, प्लीज मेरी चोट का जिक्र किसी से मत करना। अक्षय जानता था कि वह जो कहती है उसके बारे में सीरियस होती है। वह हमेशा से जानता था कि रुद्राक्षी के बहुत सारे रहस्य हैं। साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि रुद्राक्षी बहुत खतरनाक लड़की है। चाहे उसकी उम्र कम हो, लेकिन उसकी जैसी पावर किसी भी हमदर्द उम्र में होना नामुमकिन है। जरूर उसने बहुत कठोर तपस्या की होगी। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सोचकर कि वह एक चोट के साथ वापस आई, अक्षय ने उसे याद दिलाया, क्या तुम्हारा खून यहाँ तुम्हारे रास्ते में जमी पर टपका था? उद्धरण चिन्ह, उसकी चिंता को समझते हुए रुद्राक्षी ने उसे कन्विंस किया, चिंता मत करो, मैं यहाँ शो करूंगी कि मैं कोई निशान नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम इस बात को अपने तक रखोगी तब तक कुछ नहीं होगा। अचानक तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ कोई आ रहा था? रुद्राक्षी ने पूछा। अक्षय ने कंफ्यूजन में अपना सिर हिला दिया। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ रहता हूँ। खराब एहसास होने से रुद्राक्षी घबराए हुई लग रही थी। ये देख, अक्षय कहता है। रुद्राक्षी, जाओ बाथरूम में छुप जाओ। अक्षय को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से रुद्राक्षी को बाथरूम में धकेल दिया। रुद्राक्षी को अक्षय के द्वारा धकेले जाने पर वह थोड़ी चिंतित में पड़ गई। आखिर वह आर से लड़कर समझ चुकी थी कि वह इंसान बहुत खतरनाक है। अंदर छुपकर रुद्राक्षी ने बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। उसने अपने कान दरवाजे से लगा लिए, लेकिन अचानक उसकी भौहें खींच गई जब उसे याद आया कि फर्स्ट एड किट अभी भी लिविंग रूम में है।
वो घबराहट में जाने लगी। ये कैसी मंजिल है, जो है हम सफर वही एक दूसरे के खून के प्यासे है, जाने कितने किरदारों से भरा होता है ये इश्क जिसे पाने में सदियां भी कम है, और दूर जाने के लिए सिर्फ एक गलत फहमी। मेरी खुदा से बस एक गुजारिश है, ऐ मुर्सद मुझे इश्क हो तो सिर्फ दिमाग से हो, दिल के जख्म इतनी जल्दी बुलाए नहीं जाते हैं। क्या रुद्राक्षी अक्षय को साथ देख लेंगे? रुद्राक्ष के लोग आखिर क्या होगा आगे जाने के लिए बने रहिए। 36 तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है। अक्षय एक स्वीट में रह रहा था, ये श्योर करने के बाद कि रुद्राक्षी अच्छी तरह से छिपी हुई है। अक्षय दरवाजे का जवाब देने गया। जब वह कॉफी टेबल के पास से गुजरा और डस्टबिन में खून से सना तौलिया देखा, तो उसने जल्दी से कचरे के डिब्बे और फर्स्ट एड किट को एक कैबिनेट में रख दिया। शोर सुनकर रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि इसका मतलब यह है कि अक्षय डस्टबिन और फर्स्ट एड किट को छिपाकर रख रहा था। अक्षय ने जानबूझकर अपने बाथरोब को ढीला कर दिया और अपने बालों को उलझा दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे वह अभी अभी उठा हो। वह दरवाजा खोलने गया। एक हाउसकीपर उसके कमरे के बाहर खड़ा था। नमस्कार सर, मुझे ये डेबिट कार्ड आपके दरवाजे के सामने मिला, क्या यह आपका है? उद्धरण चिन्ह। उसका दयालु चेहरा देखकर अक्षय का दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो गया। उसने कार्ड पर एक नज़र डाली जो उसके हाथ में था, और उसने महसूस किया कि यह उसका कार्ड था। वो भौचक रह गया और सोच में पड़ गया कि उसने अपना कार्ड बाहर गिराया था। अच्छी बात है कि हाउसकीपिंग था। अक्षय ने राहत की सांस ली। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी समय नहीं था कि वह अपनी सुरक्षा कम करे। उसने और अक्षय ने जल्दी से कचरे के डिब्बे से छुटकारा पा लिया। वह अब वे कपड़े नहीं पहन सकती थी जो उसने इस समय पहने हुए थे। लोगों को ये देखकर शक होगा कि वे कितने फटे हुए थे, इसलिए उसने अक्षय से एक लंबी बाजू की शर्ट उधार ली जो उसने पहले कभी नहीं पहनी थी। यह इतनी लंबी थी कि उसे पेंट पहनने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह सब कुछ बाहर फेंकने वाली थी, किसी ने फिर दरवाजा खटखटाया। क्यों, मैंने कुछ और गिरा दिया? अक्षय ने सोचा। जैसे ही वह रुद्राक्षी के पास से दरवाजे की ओर गया, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, रुको। अक्षय ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि रुद्राक्षी का चेहरा बर्फीला हो गया था। नॉक नॉक। उस व्यक्ति ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी, इस बार और तेजी से। रुद्राक्षी ने अपने होठ सिकोड़ लिए। उसने अक्षय के बिखरे बालों को देखा। उसके लुक से इंस्पायर होकर उसने अपने लंबे बालों को खोलने का फैसला किया। अक्षय को तो समझ नहीं आया वह क्या कर रही है। उसने अपने कंधों के हिस्से को रिवेयर करने के लिए अपनी शर्ट के कॉलर को नीचे खींच लिया। अक्षय को एहसास हुआ कि वह क्या करने वाली थी, और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। एक फ्लैश में उसने रुद्राक्षी को अपने ठंडे रूप को मोहक रूप में बदलते हुए देखा। अक्षय को यह देखकर मुस्कान आ गई। वह रुद्राक्षी को देखकर महसूस हुआ कि सामने वाली महिला शादीशुदा लड़की है, वरना वह पहले ही इस महिला के सामने रणनीति के आगे घुटने टेक चुका होता। रुद्राक्षी ने कचरे के थैले सोफे के नीचे रख दिए, अपने जूते उतारे और दरवाजे की ओर चल दी। कौन है? वह थोड़ी कर्कश और अधीर टोन में बोली। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो उसके अच्छे समय में बाधा आ रही है। 2 आदमी बाहर खड़े थे। उनमें से एक, जिसकी बज कट हुई थी, लगभग 5 फुट 10 का था। उसने एक बेरहम और कठिन आभा बिखेरी। दूसरा आदमी, जो लंबा और पतला था, एक साधन संपन्न षड्यंत्रकारी आदमी की तरह लग रहा था। मिस्टर सिंह राठौर, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। हमें अभी पता चला है कि चोरों का एक ग्रुप इलाके में अपराध कर रहा है, इसलिए हम अपने आसपास ये पता लगाने के लिए कह रहे हैं कि कहीं हमारा कोई मेहमान इसका शिकार तो नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, रुद्राक्षी ने नर्म उमस भरे टोन में पुकारा। अक्षय, होटल मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं। अक्षय आया और रुद्राक्षी के पीछे खड़ा हुआ, और उसने अपने शरीर को उसकी ओर झुका दिया ताकि ऐसा लगे कि वह उसके सीने से लिपटी हुई है, लेकिन वास्तव में उसके शरीर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। अक्षय ने रुद्राक्षी को अपने करीब महसूस कराते हुए लोगों को उनसे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अक्षय ने भी कर्कश टोन में बोला। उन्होंने एक्टिंग की जैसे कि वे अभी बेडरूम में रोमांटिक एक्टिविटी से गुजरे हैं। बेफिक्र होकर होटल मैनेजर ने वही दोहराया जो उसने रुद्राक्षी को बताया था। फिर उन्होंने उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए कमरे को चेक करने की इजाजत मांगी। अक्षय ने एक बार रुद्राक्षी की ओर देखा और सहमत हुआ।
अक्षय और रुद्राक्षी ने उन्हें अंदर जाने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। बचकट वाले व्यक्ति ने कमरे में मैनेजर को पीछा किया और छिपने के हर पॉसिबल जगह जांच की। इस बीच रुद्राक्षी ने अपनी बाहों को क्रॉस करके दीवार से पीठ टिका दी। अपनी बेचैनी अपीयरेंस के बावजूद वह बचकट वाले व्यक्ति की हर हरकत पर सावधानी से ध्यान दे रही थी। खुशकिस्मती से उसने सोफे के नीचे जांच नहीं की। 2 बिन बुलाए मेहमान जल्द ही कमरे से चले गए, ये श्योर करने के बाद कि वे इंसान उनके कमरे से बहुत दूर चले गए हैं। अक्षय ने असमंजस में पूछा, रुद्राक्षी, हमने ऐसा क्यों किया? उन्हें लगता है कि हम लव है, यह एक राज है। उद्धरण चिन्ह। लिविंग रूम के सोफे पर लेटने से पहले रुद्राक्षी ने उसे एक फीकी मुस्कान दी। सोने का समय हो गया है, मुझे कल कंपटीशन के लिए तैयार रहना है। अक्षय ने जवाब में बेबसी से कंधे उचका दिए। क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं तुम्हें बिस्तर देने को तैयार हूँ। रुद्राक्षी पहले से ही सोफे पर काफी संतुष्ट थी, इसलिए अक्षय बस अपने कमरे में चला गया। अक्षय के सवाल के बारे में सोचते ही रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा कि वह उसके पास क्यों आई। उसे उम्मीद थी कि आर किसी को उसका शिकार करने के लिए भेजेगा, लेकिन वह इस बात से हैरान थी कि उसके लोग कितनी तेजी से अक्षय की जगह पर पहुंचने में कामयाब रहे। वह आधा मील के भीतर लगे किसी भी सर्विलांस कैमरे द्वारा नहीं पकड़ी गई थी, जेस्पेन बिल्डिंग और वह आर द्वारा भी नहीं देखी गई थी। लेकिन उसने फिर भी सतर्क रहने की जरूरत को देखा। वह घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में वह अपने परिवार पापा को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, और हॉस्टल का तो जाने का सवाल नहीं होता है, वहां पर उसे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए अक्षय का स्वीट ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वह जा सकती थी। ये देखते हुए कि अक्षय और आर कितने करीब थे, उसका मानना था कि आर अक्षय का कुछ भी नहीं कर सकता था, भले ही वह पकड़ा गई हो। अगर वह कहीं और जाती तो सड़कों के किनारे लगे सर्विलांस कैमरे उसकी पकड़ में आ जाते। वह बहुत ज्यादा कैमरों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी स्थिति ज्यादा आसानी से उजागर हो जाएगी। अक्षय की जगह पर आना उसके लिए सबसे बुद्धिमानी भरी चॉइस थी। रुद्राक्षी सही थी। रुद्राक्ष ने वास्तव में अपने आदमियों को ग्रीन सिटी के सभी होटलों की जांच करने का ऑर्डर दिया था। बदकिस्मती से अपने सभी आदमियों में से विकी ही था जो रुद्राक्षी से टकरा गया था। हालांकि विकी ने रुद्राक्षी को पहले कभी नहीं देखा। नकुल ने उसे उसका डिस्क्राइब किया था और उसने उसे तस्वीरों में भी देखा था। ऊपर से वह ये भी जानता थी कि रुद्राक्ष की नई पत्नी का अक्षय के साथ एक स्पेशल रिश्ता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह एक रोमांटिक नेचर का था। होटल छोड़ने के बाद विकी ने तुरंत रुद्राक्ष की फोन किया और उसे बताया कि उसे क्या पता चला। विकी ने इसे इतना सीधा सादा कहने खेद व्यक्त किया। आखिरकार उसकी पत्नी बेवफा हो रही थी, उसे बताने में और चतुराई दिखानी चाहिए थी। दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा था। काफी देर रुकने के बाद रुद्राक्ष की ठंडी आई गोट इट। रुद्राक्ष को अपने फोन को स्पीकर पर मोड पर रखने की आदत थी। जब भी वह किसी फोन कॉल पर होता था और आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे, शौर्य ने वह सब कुछ सुना जो विकी ने अभी कहा था। रुद्राक्ष का काला चेहरा देखकर शौर्य जोर से हंसा और ठहाका लगाया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी का अक्षय सिंह राठौर के साथ अफेयर चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने केवल रुद्राक्ष का मजाक उड़ाने की हिम्मत की, क्योंकि वह जानता था कि रुद्राक्ष और रुद्राक्षी के बीच शादी केवल कागज पर मौजूद थी। रुद्राक्ष ने उस पर एक बर्फीली नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हारे पास बहुत समय है? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी ए को ट्रैक करने में तुम्हारी मदद करनी है, और रुद्राक्षी तुम्हारी लिटिल वाइफ पर मुझे पूरा विश्वास है। शौर्य ने जल्दी उड़ान भरी। अगले दिन रुद्राक्षी सुबह 8 बजे हॉस्टल के रूम नंबर 302 में पहुंच चुकी थी, तो वह वहां पर चारों जाह्नवी दोनों को ही शांत बैठे हुए पाती है। ये देखकर रुद्राक्षी को समझने में देर नहीं लगती कि वह दोनों उदास है, इसलिए वह भी उन दोनों के पास खिड़की के सहारे बैठ जाती है और सामने हॉस्टल गार्डन में डांस और गाने और कई चीजों का रियाज कर रही लड़कियों की ओर देखती है। और रुद्राक्षी को समझने में देर नहीं लगती है कि वह दोनों कंपटीशन को लेकर चिंतित में है। ये देख वह कहती है, जाह्नवी चारू, खुद पर विश्वास होना चाहिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम यही है। आज वह सभी आयशा के साथ है, कल वही सब तुम्हारे साथ होंगे। जब वह सभी तुम्हारे डांस को देखेंगे,
वह सभी लोग चारू तुम्हारी आवाज की तारीफ करेंगे। जिस पर चारू अपनी आंखों की बेचैनी को छुपाते हुए कहती है, क्या आरुष भी करेगा? चारू के मुंह से आरुष का नाम सुनकर थोड़ा देर के लिए चुप्पी छा जाती है और फिर वह आरुष के बारे में सोचकर कहती है, हाँ ना, लिटिल सिस्टर क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। जब आरुष देखेगा कि उसकी फ्रेंड इतना अच्छा पियानो बजाती है तो वह भी तुम्हारी तारीफ करेगा। जिस पर चारू कहती है, क्या सच्ची? जिस पर रुद्राक्षी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही जाह्नवी अपने आंसुओं को बहाते हुए कहती है, रुद्राक्षी राजवीर सर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? कैसे वह मुझे उस कमीने रितेश के साथ डांस करने का बोल सकते हैं? आखिर वह क्यों मेरे प्यार को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? रुद्राक्षी चारू दोनों ही जाह्नवी के मुंह से राजवीर सर का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। वह दोनों अपनी सीरियस आवाज में कहते हैं, ये कब हुआ और कैसे हुआ? और राजवीर सर ने तुम्हारे साथ क्या किया है? जिस पर जाह्नवी रुद्राक्षी चारू को सब कुछ बता देती है। रुद्राक्षी चारू जैसे ही जाह्नवी की बातें सुनते हैं उनका गुस्सा वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। रुद्राक्षी गुस्से से कहती है, तुमने ये बात हमें कैसे नहीं बताई? जिस पर जाह्नवी कहती है, मैं डर गई थी, कहीं तुम दोनों भी औरों की तरह नहीं सोचो। जिस पर रुद्राक्षी जाह्नवी से अपनी कॉल्ड वॉइस में कहती है, हम दोनों तुम्हारी दोस्त है, तुम ऐसा कभी भी मत सोचना कि हम तुम्हें कभी गलत समझेंगे। और ये तो दिल है, इसमें किसी की नहीं चलती है, और प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता है, ये तो बस हो जाता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और अब तुम देखो कैसे राजवीर सर खुद तुमसे प्यार का इजहार करेंगे। बस जैसे मैं कहती हूँ वैसे तुम करना। जिस पर जाह्नवी चारू रुद्राक्षी की तरफ देखने लगती है। ये देखकर रुद्राक्षी के चेहरे पर सरकेस्टिक स्माइल आ जाती है। बेवफा नाम की दुनिया में उसका नाम भी जुड़ चुका है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो अफवाह है वह सच नहीं है। और आज भी हम अपने सुहाग की होना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदी से हमें रोक लेती है। क्या है अब रुद्राक्षी के दिमाग में प्लान जाह्नवी राजवीर को एक करने का। 37 कंपटीशन फाइटिंग मैच। रुद्राक्षी के प्लान को सुनकर जाह्नवी चारू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह रुद्राक्षी को खुशी से गले लगाकर कहती है, तुम्हारे पास सभी प्रॉब्लम का उपाय है, तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो। जिस पर रुद्राक्षी मन में सोचते हुए कहती है, हम भी तुम दोनों की तरह पहले कमजोर और मासूम थे, जिसमें मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द, तकलीफ और यहाँ तक कि अपनों को भी खोना पड़ा। सब हमारा इस्तेमाल किया। जिन्हें हम अपना समझते थे उनके चेहरे के पीछे भेड़िया निकला, जो इंसानों के नकाब में राक्षस थे, जिन्होंने सिर्फ हमें नोच नोच कर खाया। लेकिन अब बारी उन सब की है। मैं उन सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगी कि उनकी अर्थी पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। जाह्नवी रुद्राक्षी से अलग होकर कहती है, तुम दोनों अब गले मिले रहो, मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। मैं जल्दी से तैयार हो जाती है। जिस पर चारू चिढ़ाते हुए कहती है, ओह यार, उन्हें देखने की इतनी बेताबी भी सही नहीं है। जिस पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए कहती है, इश्क क्या है, इश्क में बेताबी भी होगी और इजहार भी, जाने मन। जिस पर चारू सिर्फ मुस्कुरा देती है। वही रुद्राक्षी बेड पर लेटकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद जाह्नवी कॉलेज के लिए तैयार होकर आती है और देखती है कि चारू पढ़ रही है, वही रुद्राक्षी सो रही है। ये देखकर जाह्नवी का मुंह बन जाता है। वह मुंह फुलाते हुए कहती है, रुद्राक्षी यार, चारू तुम दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जिस पर रुद्राक्षी बेड से खड़ी होकर जाह्नवी को अपनी बाहें चढ़ाकर देखते हुए कहती है, हम दोनों क्या कर रहे बताऊंगी। जिस पर जाह्नवी अपना मुंह ऐसे ही फुलाते हुए कहती है, तुम दोनों तैयार क्यों नहीं हो रही है? कॉलेज नहीं जाना है क्या? मुझे लेट करवा के रहेगी? रुद्राक्षी जाह्नवी की बेताबी की देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी भी बेताबी ठीक नहीं है। दूसरों के सामने अपने हर इमोशन को दिखाने से वह तुम्हारा फायदा भी उठा लेते हैं। और वैसे भी जाह्नवी, अभी कॉलेज खुलने में 1 घंटा बाकी है, वहां पर तेरा इतनी जल्दी जाना भी कोई फायदा नहीं है। जिस पर जाह्नवी रुद्राक्षी की बातों को इग्नोर करते हुए बेड पर लेते हुए कहती है, जब तक मैं अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल कर लूं, आखिर राजवीर को कैसे जलाना है। रुद्राक्षी जाह्नवी की हरकत देखकर नमे सिर हिला देती है और बाथरूम में बाथ लेने चली जाती है। 1 घंटे बाद रुद्राक्षी, चारू, जाह्नवी रेडी होकर कॉलेज पहुंच चुकी थी।
कॉलेज में बास्केटबॉल के प्रीलिमिनरी दौर शुरू हो गया। विशाल स्टेडियम में दर्जनों कुर्सी के छल्ले लगाए गए थे। हर रिंग में अलग अलग प्रतियोगिता थी जो एक साथ हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे कंटेस्ट थे जिन्हें प्रीलिमिनरी दौर के दौरान बाहर होने की जरूरत थी। जब रुद्राक्षी चारू जाह्नवी प्रैक्टिस स्टेडियम में पहुंची तो उन्हें रोक दिया गया। फाइटिंग टूर्नामेंट जिसे सुनकर चारू जाह्नवी रोने लगी बिना आंसू छोड़े। वही रूपाली आयशा जो कि वही गेट पर खड़ी होकर सरकास्टिक स्माइल किए उन तीनों को देख रही थी। आयशा खुश होते हुए कहती है, रूपाली अब तो इन तीनों बंदरों को कोई नहीं बचा सकता, हम इन्हें कोई प्रतियोगिता में जीतने नहीं देंगे। जिस पर रूपाली कहती है, अच्छा हुआ दादी की पहचान प्रिंसिपल सर से थी और उन्होंने इस फाइटिंग कंपटीशन को भी अपने कॉलेज में शामिल करने के लिए मनाया। तभी वहां पर एक वर्कर्स जो कि फाइटिंग कंपटीशन में था वह आकर बोलता है, जाह्नवी कौन है? डी ग्रेड की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट। जिस पर जाह्नवी आगे बढ़कर कहती है, जी मैं हूँ सर। जिस पर वह इंसान अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए कहता है, अगला नंबर आपका है मिस जाह्नवी, इसलिए तैयार हो जाइए। जिस पर जाह्नवी चौंकते हुए कहती है, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया है। जिस पर वह व्यक्ति कहता है, मिस जाह्नवी अब हम कुछ नहीं कर सकते, लिस्ट पहले ही निकल चुकी है और आपके भरे हुए फॉर्म में पहले ही आपने इसमें हिस्सा लिया है, इसलिए आपको ये लड़ाई लड़नी ही होगी। जाह्नवी की बिना कोई बातें सुने वह इंसान वहां से निकल जाता है। वही जाह्नवी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आखिर उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं आता था। वही रुद्राक्षी की कोल्ड आंखें दो लोगों पर बर्बाद बनी हुई थी। रुद्राक्षी साफ रूपाली और आयशा के चेहरे पर जीत की मुस्कान देख सकती थी, इसलिए चारू जाह्नवी मिलकर उसे सांत्वना देने लगती है और अपने में रुद्राक्षी आयशा रूपाली को अच्छा सबक सिखाने की कसम खाती है। जब जाह्नवी स्टेडियम में पहुंची तो अपने अपोनेंट रेहान कपूर को देखकर वह अपनी किस्मत को कोसने लगी। रुद्राक्षी ने दूसरी मंजिल पर देखने वाले देख में रुद्राक्ष को देखा। वह ऊपर था, रुद्राक्षी नीचे थी। एक दूसरे से कुछ 100 फीट की दूरी पर अपोजिट साइड में खड़ी थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, उसे लग रहा था कि वह उसे देख रहा है। वह कंफ्यूज थी कि रुद्राक्ष यहाँ क्यों था, क्या वह यहाँ रेहान के लिए है? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार रेहान रुद्राक्ष की बुआ का लड़का था। जाह्नवी को लगा कि जब उसे पता चला कि रेहान उसका अपोनेंट है तो वह टूट जाएगी। निराशा होकर उसने रुद्राक्षी चारू से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मौत की खबर को राजवीर तक पहुंचा देना। रुद्राक्षी ने तुरंत रुद्राक्ष से दूर देखा। जाह्नवी के मायूस चेहरे को देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब तुम हारने ही भाली हो तो तुम जल्दी हार जाना जिससे तुम्हें कोई चोट न पहुंच सके। इतना कहकर रुद्राक्षी ने अपने बाल सहलाए। जब भी रुद्राक्षी ऐसा करती थी तो उसे आमतौर पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो आमतौर पर एक बच्चे के साथ किया जाता था और वह दोनों एक छोटे बच्चे नहीं थे। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और वह रुद्राक्षी को घूरता रहा। ये जाह्नवी के लिए पहली बार था जब उसके हारने या न जीतने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्राक्षी उसके साथ एक बड़ी बहन की तरह खड़ी रही जिसे जाह्नवी को अपनापन महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त ने भी उनसे कुश्ती में बने रहने का आग्रह किया था, लेकिन कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा था कि उसे यह पसंद भी है या नहीं। रुद्राक्षी, जाह्नवी ने अपना सिर नीचे रखा। कैसे हर कोई मुझे अलग तरीके से बताता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारी बड़ी बहन नहीं है। रुद्राक्षी बोलते हुए मुस्कुरा दी। जाह्नवी रुद्राक्षी की स्नेहिल और देखभाल करने वाली मुस्कान देखकर दंगार मुस्कुरा दी। आखिरकार उसे भी आज चारू की तरह बड़ी बहन मिल गई। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं कि वह एक एलिगेंट महिला में समारी जा सकती थी। कंटेस्ट नंबर 14, प्लीज गेट रेडी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी और रेहान दोनों कंटेस्ट नंबर 14 पर थे। क्योंकि वे विरोधी थे, जाह्नवी कंपटीशन में थी, इसलिए रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर करने का फैसला किया। हालांकि रुद्राक्ष की नज़र अभी भी उस पर थी, वह स्किन देख रहा था। दूसरी मंजिल पर व्यूइंग रूम से कोई भी मैच किसी भी रिंग में देख सकता था। चूंकि रुद्राक्षी रिंग के नीचे खड़ी थी, रुद्राक्ष उसे स्किन पर देख सकता था। रेहान और जाह्नवी के बीच मैच को एक गिफ्टेड फाइटर और एक यूजलेस फाइटर के बीच माना जाता था, लेकिन उन दोनों का लुक अच्छा था।
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड था। रुद्राक्षी ने रिंग को देखा। जब वह रिंग में होगी तब भी वह इतनी नर्वस कभी नहीं थी। रेहान जाह्नवी के साथ दोस्ताना नहीं था, लेकिन उसने प्रोफेशनलिज्म और स्पोर्ट्समैनशिप जैसा व्यवहार किया, ये जानते हुए कि उनकी स्किल की कोई बराबरी नहीं थी। रेहान जाह्नवी को कठिन समय देने के लिए तैयार नहीं था। उसने तेजी से इसका अंत किया और राउंड जीत गया। कुश्ती के मैच में चोट लगने से बचना नामुमकिन था। रुद्राक्षी, मैं हार गई, जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली। रुद्राक्षी ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी गोरी चमड़ी वाली बांह का एक हिस्सा दिख रहा था। हारने के बाद जाह्नवी कितनी खुश थी ये उसके चेहरे दिख रहा था। ये देखकर रुद्राक्षी ने प्यार से उसके बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगी। PFFT उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे कोई हंस पड़ा आवाज रुद्राक्षी को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये टीना की तरह लग रही थी। रुद्राक्षी ने किनारे की ओर देखा और उसने टीना और अन्नू को देखा। वे पहले ही दूसरे रिंग में अपने मैच फिनिश कर चुके थे। रुद्राक्षी की नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए टीना ने तुरंत एक मासूम चेहरा बना लिया कि वह नहीं थी जो अभी अभी हंस रही थी। रुद्राक्षी, जाह्नवी के बारे में चिंता मत करो, वैसे भी उसके और तुम्हारे स्टैंडर्ड की कोई बराबरी नहीं है, उसे हारना ही था। और टीना रुद्राक्षी के कान के पास गई, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि जब भी तुम शेखी मारो तो अपनी आवाज कम रखो, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी ने एक ईविल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और ताना मारा, मैंने जो हंसी सुनी वह केवल तुम्हारी थी। जाह्नवी ने बीच में कहा, ये सही है, अभी केवल तुम ही हंस रही थी। उद्धरण चिन्ह। टीना की मुस्कान लगभग जम गई। उसने नहीं सोचा था कि वे इतने सीधे होंगे। जब उसने सुना कि कैसे रुद्राक्षी ने जाह्नवी का बदला लेने का संकल्प लिया है तो वह खिलखिला उठी। इसके पास ऐसा करने के लिए क्या है? रूपाली को शक हुआ, क्या वह सच में सोचती है कि वह रेहान कपूर को हरा सकती है? उसने सोचा, वह सोचती थी कि रुद्राक्षी को क्या लगता है कि वह ऐसा कुछ हासिल कर सकती है, जबकि ऐसा कुछ ऐसा नहीं था जिसे करने के लिए खुद रूपाली में आत्मविश्वास था। आखिर रेहान कपूर उसका बॉयफ्रेंड था। वह अच्छे से जानती थी कि वह कितना स्ट्रोंग है। वह काफी बार उसके साथ लड़ी है। रूपाली ने सोचा कि रुद्राक्षी अपनी शेखी बघाड़ने के लिए पूरी तरह से बेवकूफ है। उसने बोलने से पहले स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था। उसे खुद को काफी भाग्यशाली समझना चाहिए अगर वह 2 या 3 राउंड पार करके रेहान को अकेले ही हरा दे। नाराज होकर टीना ने रुद्राक्षी से बात करना बंद कर दिया। रुद्राक्षी ने उन्हें नजरअंदाज करने और कंपटीशन पर अपना फोकस करने का फैसला किया। जैसे ही रेहान ने अपना मैच खत्म किया, वह रुद्राक्ष को देखने के लिए दूसरी मंजिल पर देखने वाले डेक पर गया। उसे टूर्नामेंट को गंभीरता से देखते हुए रेहान बेहद हैरान थे। जल्द ही रुद्राक्षी का मैच आ गया था। रुद्राक्षी का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसे पट्टियों से लपेटा गया था, लेकिन वह सावधान थी कि कोई बड़ी हलचल न हो। हालांकि उसका अपोनेंट 5 फुट 11 इंच का आदमी था और वह रेहान से बहुत ज्यादा मस्कुलर दिखता था। यही कारण था कि मिक्स्ड कंपटीशन में अक्सर लड़कियों को नुकसान होता था। उनके आकार बिल्कुल अलग थे, लेकिन रुद्राक्षी बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। जब वह कुश्ती के अखाड़े में होती थी तो कभी घबराती नहीं थी। आखिर क्यों रुद्राक्ष देख रहा है? रुद्राक्षी का फाइटिंग कंपटीशन या फिर हो कुछ और ही राज। 38 रुद्राक्षी का रिंग में ब्यूअर्स को हराना। वर्ल्ड कंपटीशन में वह कायल को हराने में सफल रही, भले ही वह उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब उसकी एकमात्र समस्या ये थी कि वह अपने एक हाथ से बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा सकती थी। रुद्राक्षी के ओपोनेंट को देखकर जाह्नवी चारों घबरा गए और तुरंत चिल्लाए, रुद्राक्षी, अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो हार मान लो। हमारे पास मेडिकल स्किल्स और तुम्हारे बास्केटबॉल में जीतने के चांस मिलेंगे। आसपास के लोगों ने उसे तिरस्कार की नजरों से देखा। इस बीच जाह्नवी चारों ने अपनी ठुड्डी को गर्व से ऊपर उठाया। तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या तुम पहली बार इतनी सुंदर लड़कियों की देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सबने उन्हें इग्नोर किया। जाह्नवी चारों के शर्मनाक व्यवहार पर रूपाली और उसकी बहन आयशा चुपके से हंस पड़ी। आयशा रूपाली के कान में फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। रुद्राक्षी का पेच फंस गया है। उसका ओपोनेंट बूस काफी अच्छा फाइटर है। पिछली नेशनल कंपटीशन में वह टॉप 70 में था। उद्धरण चिन्ह।
रूपाली चालाकी से मुस्कुराई और बोली, अब समय आ गया है कि उसके पिता कंपनी के शेयर हमें सौंप दे। तुम शुरुआत कर रही हो, है ना? मैं खुद को तुमसे टकराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम अभी सरेंडर क्यों नहीं कर देती? उद्धरण चिन्ह। ब्रूस असमंजस में था कि इस खूबसूरत महिला की बराबरी उसके साथ क्यों की गई, लेकिन इतने सारे लोगों के रिंग देखने के कारण वह उस पर आसानी से नहीं जा सका। रेसलिंग सूट पहने रुद्राक्षी ने अपनी कलाई उस पर फेरी और मुस्कुराई। लेट्स गो। एक चीज जो नहीं बदलेगी वह एक्साइटमेंट और एड्रेनालाइन है, जो रिंग में कदम रखते ही उसकी रंगों में दौड़ जाती है। बाद में मुझे दोष मत देना। रुद्राक्षी पर हमला करने से पहले ब्रूस ने माफी मांगी। उसने जितनी जल्दी हो सके मैच जीतने की योजना बनाई। रुद्राक्षी की घायल बाह की तरफ ब्रूस की शक्तिशाली मुट्ठी गई। ताकत उसकी ताकत थी और इससे उसे मैचों के दौरान काफी मदद मिली। कुश्ती में वह और स्पीड दो सबसे इम्पोर्टेंट हथियार थे। उनके आकार में काफी अंतर था। ब्रूस लंबा और मांसल था, हालांकि रुद्राक्षी एक लड़की के लिए लंबी थी, फिर भी वह ब्रूस से बहुत छोटी थी। ब्रूस के ऊपर उसके दुबले पतले शरीर ने यह आभास दिया कि वह कमजोर है। दर्शकों के ठंडे पसीने छूट गए जब उन्होंने ब्रूस को रुद्राक्षी पर अपनी विशाल मुट्ठी को निशाना बनाते देखा। इस बीच रूपाली और उसकी बहन रुद्राक्षी का खुद के बारे में इतना ऊंचा सोचने के लिए मजाक उड़ा रहे थे। जाह्नवी चारू के लिए वह इतना तनाव और घबराया हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल उसके गले में जोर से धड़क रहा हो। ब्रूस ने अपनी मुट्ठी रुद्राक्षी की ओर बढ़ाई। उसके तेज मूवमेंट की हवा ने रुद्राक्षी के कुछ बालों को उड़ा दिया। रुद्राक्षी उसकी मुट्ठी को चकमा देने के लिए कोई चाल नहीं चल रही थी। सभी ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उस पर तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाई। इस भयानक नज़ारे को देखने से बचने के लिए सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस जब सभी को यकीन था कि वह एक ही चाल में नीचे गिर जाएगी, तो रुद्राक्षी थोड़ा सा एक तरफ झुक गई और आसानी से उसके अग्रेसिव मुंह से बच गई। उसने कैसे चकमा दिया, इस पर सभी हैरान थे, यहाँ तक कि खुद ब्रूस भी हैरान रह गया और उसने अविश्वास में उसकी ओर देखा। उसके लिए रुद्राक्षी बस एक खूबसूरत महिला थी जो एक मुक्का नहीं ले पाएगी। तुम्हें फाइट के दौरान बेचैन नहीं होना चाहिए। रुद्राक्षी ने उसे एक चमकदार मुस्कान दी, फिर वह पीछे की ओर झुकी और बिजली की गति से ऊपर की ओर किक मारी। ब्रूस ने समय रहते इस पर कोई रिएक्ट नहीं दे पाया और उसकी कोहनी पर चोट लग गई। वह हिल गया। उसने उसे सिर्फ एक कमजोर माना था। तभी उसे एहसास हुआ कि रुद्राक्षी कितनी ताकतवर है। वह घोर विस्मय से भरी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। रुद्राक्षी की शक्तिशाली किक पर ध्यान फोकस करने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था और वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन रुद्राक्षी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द मैच खत्म करना होगा क्योंकि उसका हाथ घायल हो गया था और उसका सूट सफेद था। वह अपनी बांह से खून बहने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, नहीं तो आर के लोग उसका शिकार करने में सफल होंगे। उसे यह स्यो करना था कि किसी को पता न चले कि उसका हाथ घायल हो गया है। अगर वह रिंग में एक्सपोज हुई तो वह जोखिम भरा होगा। आखिरकार दर्शकों की भीड़ होगी और चल रहे मैच के दौरान सभी की निगाहें उस पर होगी। इससे पहले कि ब्रूस रुद्राक्षी से काफी दूरी हासिल कर पाता, वह आगे बढ़ी और उसे पीठ में कोहनी मारी जिससे वह आगे की ओर ठोकर खा गया। वह फिर नीचे झुकी और उसकी आड़ छलांग लगाई। फिर फ्लाइंग किक देने से पहले वह तेजी से पलटी छाती पर चौकोर मारने से पहले उसके पैर हवा में फिसल गए। थर्ड उद्धरण चिन्ह। ब्रूस एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। 3 चालों और 1 मिनट से भी कम समय में रुद्राक्षी ने मैच फिनिश कर दिया। शुरू करने से पहले हर किसी को यकीन था कि ब्रूस विजेता के रूप में उभरने वाला था। इसलिए जब रुद्राक्षी ने अपने ओपोनेंट को खत्म किया तो हर कोई आंखें मूंदकर और मुंह खोलकर चला गया। चारू जाह्नवी की सबसे बड़ी रिएक्शन थी। उन दोनों का मुंह इतना चौड़ा खुला कि आप उसमें एक अंडा फीड कर सकते हैं। रुद्राक्षी के दुबले पतले शरीर के साथ भी वह अपने ओपोनेंट को आसानी से नॉकआउट करने में सक्षम थी। होश में आने से पहले रेफरी भी कुछ देर तक दंग खड़ा रहा। रुद्राक्षी की बर्फीली निगाहों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी मैच को गलत जज किया है। रेफरी ने रुद्राक्षी को विजेता घोषित किया, जिसके बाद दर्शकों के होश उड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की मैच कैसे जीत गई। ब्रूस एक छोटे समय का फाइटर भी नहीं था।
आखिरकार उसने एक बार देश के टॉप 100 में जगह बनाई। इस तरह के मजबूत आदमी को अपने ओपोनेंट द्वारा केवल 1 मिनट में नॉकआउट करते देखना दिमाग उड़ाने वाला था। ये काफी भयानक था। दोनों बहनों के चेहरे सदमे से खराब हो गए थे। वही चारू जाह्नवी खुशी से रिंग में रुद्राक्षी के पास कूद पड़ी और खुश होते हुए कहा, तुम सुपर हो, यू आर बेस्ट, तुम सा कोई नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने इसे अभी अपनी आंखों से देखा है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रूपाली ने रुद्राक्षी को एक भद्दी निगाह से देखा। क्या वह एक कॉन्वेंट में पली बड़ी नहीं थी? क्या वह हमेशा से बीमार नहीं रही है? वह कैसे जानती है कि कैसे लड़ना है? उद्धरण चिन्ह। इतना ही नहीं, वह इसमें भी महान है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले उन्होंने रुद्राक्षी को मिक्सर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने की सलाह दी थी। उन्हें नहीं पता था कि रुद्राक्षी वास्तव में कितनी अच्छी थी। आयशा के गाल शर्म से जल गए। मैच से पहले वह रुद्राक्षी पर खुद को इतना ऊंचा समझने के लिए हंसी थी। उसे पूरा यकीन था कि वह ब्रूस से हार जाएगी। यह उसके लिए हैरानी की बात थी कि रुद्राक्षी ने इतने कम समय में जीत हासिल की। ये फैक्ट कि वह इतनी जल्दी उसे हराने में सक्षम थी, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह ब्रूस से बहुत मजबूत थी। रुद्राक्षी चारू जाह्नवी के साथ धीरे धीरे रिंग से बाहर आई। जाह्नवी ने देखा कि उस पर हंसने वाली लड़की टीना अनु के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। ये देखकर मुस्कुरा दी। वही चारू ने आयशा को देखकर अपना मुंह फेर लिया। वह इतनी घटिया औरत का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी, जो उसके फियांसों के साथ रंगलियां बना रही थी। रुद्राक्षी जब देखती है कि आयशा रूपाली कितनी उदास दिख रही है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लड़कियां मेरी जीत से खुश नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। आयशा अपने होश में आए और मुस्कुराते हुए बोली, रुद्राक्षी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बेशक हम तुम्हारी जीत से रोमांचित है। क्या ऐसा है? चारू को देखकर, जिसकी आंखें चमक रही थी, रुद्राक्षी का मूड बढ़ गया। रूपाली ने एक कड़ी मुस्कान डाली और कहा, ये पता चला है कि तुम फाइटिंग में अच्छी हो। तुमने हमारे दादा दादी को क्यों नहीं बताया? वे चिंतित थे जब मैंने बताया कि फाइटिंग कंपटीशन में रुद्राक्षी ने भी भाग लिया है। उन्हें डर था कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। रुद्राक्षी के चेहरे पर कोल्ड बार के एक्सप्रेशन ले लिए। मुझे लगता है कि वे इस बात से ज्यादा चिंतित थे कि मैं परिवार को बदनाम कर सकती हूँ। रुद्राक्षी ने अपने होठों को सिकोड़ा और तिरस्कार से मुस्कुराई। फिर उसने चारू जाह्नवी को अपने पास बुलाया और कहा, चलो चले। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चारू जाह्नवी उसके साथ रहने के लिए चिल्लाया। हम उसे इतना अहंकारी होने का अधिकार है। जब रुद्राक्षी और चारू जाह्नवी चले गए, आयशा ने तिरस्कार से कमेंट की, उसने केवल एक मैच जीता है। वह किस बात पर इतनी घमंडी हो रही है? क्या वह सोचती है कि वह हमसे बेहतर है? उद्धरण चिन्ह। आयशा पहले ही हिल गई थी, क्योंकि रुद्राक्षी सच में ब्रूस को हराने के लिए काफी अच्छी तरह से लड़ सकती थी। उसने इस पर विचार किया और फैसला किया कि रुद्राक्षी के बारे में कुछ खास नहीं है। उसने केवल ब्रूस को हराया। रूपाली की तुलना में उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अगर अभी उस रिंग में रूपाली होती, तो आयशा को यकीन था कि ब्रूस उससे एक भी हिट नहीं ले पाता। आयशा की बातें सुनने के बाद रूपाली को अच्छा लगा। आयशा सही कह रही है। रुद्राक्षी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। उसने सोचा, रूपाली ब्रूस जैसे ओपोनेंट को एक चाल से आसानी से हरा सकती थी। आयशा उस विचार के साथ खुद को तसल्ली दे पाई। वह नहीं जानती थी कि रुद्राक्षी का ब्रूस को एक बार में आउट नहीं करने का एकमात्र कारण ये था कि उसने मैच की शुरुआत में उस पर थोड़ी दया दिखाई थी। रूपाली, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम जल्द ही मेडिकल स्किल्स अक्षय सिंह राठौर से सीखना शुरू करने वाली हो। रुद्राक्षी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मुझे नहीं लगता कि वह मेडिकल स्किल्स में तुमसे जीत पाएगी। और रही बात फाइटिंग कंपटीशन की, तो उसे हम तक पहुंचने के लिए रुद्राक्षी को टॉप 30 या 40 में जगह बनानी पड़ेगी। तुम लीग से बाहर हो क्योंकि तुम टॉप 3 के दावेदार हो। बकवास करना बंद करो। अक्षय ने अभी तक मुझे अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर भी रूपाली खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, अक्षय एक फेमस डॉक्टर है। वह कभी भी रुद्राक्षी या उसकी उन जाह्नवी चारू को नहीं चुनेगा। अक्षय एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस अंडरस्कोर का चयन करेंगे और सबसे इंटेलिजेंट सिर्फ रूपाली तुम हो। वही रुद्राक्षी पहले ही अपनी पढ़ाई में लेट है।
वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्षी का स्टेडियम से बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। मैडम बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या आकाश का मतलब रुद्राक्ष से है? रुद्राक्षी ने सोचा। इस बीच रुद्राक्षी की जीत से चारों जाह्नवी अभी भी इतनी ऊंची उड़ान भर रहे थे कि वह अपने आसपास के लोगों से बेखबर थे। आखिर क्यों बुलाया है रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को? क्या उसे शक हो गया है रुद्राक्षी पर है या है कोई आ रही बात? 39 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी को मिलने बुलाना और मिस्टीरियस हमला, क्या हमें अभी जाना है? रुद्राक्षी ने पूछा। मैडम, आकाश ने इनडायरेक्टली रुद्राक्षी के सवाल का जवाब इशारे से दिया। उसे अब जाना था। रुद्राक्षी ने चारों जाह्नवी की तरफ सिर मोड़ने से पहले सिर हिलाया। जाह्नवी चारों, तुम प्रैक्टिस रूम में जाओ, मैं तुम दोनों को वहीं मिलती हूँ। तभी चारों जाह्नवी ने आकाश की प्रांसिस पर ध्यान दिया और दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर वह दोनों रुद्राक्षी की डैड की शादी में इस इंसान को देख चुके थे और वह अच्छे से जानते थे कि आकाश किसके लिए काम करता है। इसलिए जाह्नवी ने रुद्राक्षी से अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम जाओ और अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करो, हम तुम्हारा वेट कर सकते हैं। रुद्राक्षी जाह्नवी की बातों में शैतानी छुपी देखकर कुछ नहीं कहा। आखिर वह दोनों में से कोई नहीं जानता था उनका रिश्ता कैसा है, इसलिए उसने सिर्फ स्माइल पास की। वही चारू अपने मन में कहती है, रुद्राक्ष सर मेरे जीजा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी रुद्राक्षी के साथ ज्यादा समय तक नहीं देखा, नहीं बात करते हुए। आखिर रुद्राक्षी को नहीं पता कि मैं उसकी सगी बहन हूँ। तो क्या हुआ, मुझे तो पता है और ये मेरा हक है जाने का कि मेरी बहन का पति कैसा है। चारू ने रुद्राक्षी को रोक दिया और रुद्राक्ष से मिलने के लिए विलाप किया, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे साफ मना कर दिया और एक मीटिंग रखने का प्लान का सुझाव दिया, जिसे चारू को रुद्राक्ष के साथ बात करने का समय मिल जाए। रुद्राक्षी की बात सुनकर चारू बहुत खुश हो गई। रुद्राक्ष व्यूइंग डेक पर रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें सनग्लास से ढकी हुई थी। रेहान भी वही था। उसने रुद्राक्षी का मैच साथ में देखा था। रेहान ने प्रिंसिपल से सुना था कि रुद्राक्षी ने अक्षय को मेडिकल स्किल्स में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सुना कि उसे फाइटिंग भी आती है। और रही मेडिकल स्किल्स की बात, तो रेहान को रूपाली के द्वारा पता था कि रुद्राक्षी एक छोटे से गांव से आई है, अपना समय मेक्सिको शहर की नैनीताल नगरी में बिता कर आई है। इसलिए मिस्टर रॉय के द्वारा बताई गई सारी बात झूठी है, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ तक कि रुद्राक्षी की स्किल्स भी एवरेज थी। उसे इस बात से पूरी तरह हैरानी हुई कि वह केवल 3 ब्रूस को हरा सकती है। उसने नहीं सोचा था कि मैच से पहले रेहान ने सोचा था कि रुद्राक्षी नोविस फाइटर से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम रुद्राक्षी के बारे में क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। उनके सामने बैठे रुद्राक्ष ने रेहान से बर्फीले लहजे में पूछा। उसकी टकटकी खतरनाक थी। रेहान ने अपने विचारों से किनारा कर लिया और सवाल पर अपनी भौहें तन ली। वह बुरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बुरी नहीं। रुद्राक्ष ने इस जवाब पर विचार किया। उसने अपनी उंगलियां मेज पर पटक दी और उसने सोचा कि रेहान अभी भी न समझ और भोला लग रहा है। आखिर उसके फोन पर कहे गए शब्द कुछ और थे, लेकिन रुद्राक्ष इस बात से भी कंफ्यूज था कि कमजोर दिखने के बावजूद उसकी लिटिल वाइफ फाइटिंग में कितनी अच्छी थी। उसके लिए वह एक ओबीडियंट, समझदार और एलिगेंट लेडी थी। फिर भी उसने रिंग में रुद्राक्षी को देखा। उसने उस पर गर्व और उग्रता को महसूस किया। तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। रेहान चौंका। भाई, क्या आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मेरे गेस्ट के रूप में रहना चाहते हो? रुद्राक्ष ने उस पर ठंडी नजर डाली। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी के रिश्ते के बारे में जानने के बाद रेहान ने रुद्राक्ष के आदेश के अनुसार कमरे से बाहर निकलने से पहले घृणा और नफरत से अपनी आंखें घुमाई। जब रेहान ने रुद्राक्षी को बाहर देखा तो वह उस पर झपट पड़ा और बिना पीछे देखे चला गए। रुद्राक्षी कमरे में अंदर आते हुए अपनी आवाज को नर्म टोन में करके कहती है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? प्लीज हैव अ सीट। उद्धरण चिन्ह। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? रुद्राक्षी उससे कुछ फीट की दूरी पर एक स्टूल पर बैठ गई। रुद्राक्षी ने जो ढीला ढाला पहनावा पहना था, उससे उसका लुक और भी पतला हो गया था। जब वह बैठी तो सूट का कॉलर उसकी पतली गर्दन और उसकी कोमल स्किन को रिवेयर करने के लिए थोड़ा नीचे सरक गया। उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे, इसने उसे एक यंग लुक दिया। क्या तुम्हें अब भी याद है
कि मैंने तुमसे क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी ने अजीब तरह से अपनी आईब्रो उठाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? आपने मुझे बहुत सी बातें बताई है। उद्धरण चिन्ह। तुम बेहतर व्यवहार करो। शांत दिखते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में अक्षय के बहुत करीब आ गई हो। उसने किसी से सुना होगा। क्या ये रेहान था? रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो टेढ़ी कर ली। उसने सोचा कि रेहान को उसके और अक्षय के बारे में कैसे और कब पता चला। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे अपने हाथ पर एक लाल लेजर दिखाई दिया। वॉच आउट! इससे पहले कि रुद्राक्षी आगे बढ़ पाती, रुद्राक्ष ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। रुद्राक्षी अभी कुर्सी पर बैठी थी और जमीन पर जा गिरी। रुद्राक्षी दर्द से कराह उठी जब रुद्राक्ष ने उसके घायल हाथ को पकड़ लिया। हालांकि रुद्राक्ष ने नहीं सुना क्योंकि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। रुद्राक्षी को डेजर जोन से दूर घसीटने के बाद रुद्राक्ष जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर देखने पर उसे सामने वाले कॉरिडोर में कोई सस्पिशियस व्यक्ति नहीं देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और स्टेडियम से बाहर के एरिया को स्कैन किया। जमीन पर से गोलियां उठाते हुए वह सोच में पड़ गया। क्या ये यहाँ द्वारा आया था? उसने सोचा। क्या हुआ? जब रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कांटेक्ट किया तो जानबूझकर खोई हुई और कंफ्यूज में लग रही थी। आखिरकार रुद्राक्ष को केवल इतना पता था कि वह एक फाइटर थी। जब रुद्राक्ष ने अभी अभी गोली उठाई, रुद्राक्षी ने देखा कि उसने जानबूझकर उसकी ओर पीठ कर ली ताकि गोली उसकी नजरों से दूर रहे। फिर भी रुद्राक्षी हैरान थी कि रुद्राक्ष की ऑब्जर्वेशन स्किल और सेंस तेज थी। वास्तव में वह उतना ही खतरनाक था जितना उसने कल्पना की थी। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि इस आदमी के साथ छल नहीं किया जाना चाहिए। रुद्राक्षी की आवाज सुनते ही रुद्राक्ष के होश ठिकाने आ गए। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन को देखते हुए उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे छट गई। उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। फिर वह रुद्राक्षी की ओर आया और उसे अपने हाथ जमीन पर खींच लिया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से सॉरी बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जब तक रुद्राक्षी की नजर अपनी बांह पर पड़ गई। ओह नो, खून बह रहा है, उसने सोचा। उसने रुद्राक्ष के कुछ बोलने से पहले सॉरी बोलकर बाथरूम की ओर अपनी बांह पकड़कर भाग गई। वही रुद्राक्ष उस बंद हो चुके बाथरूम को अपनी कोल्ड आंखों से घूर रहा था। वही बाथरूम में रुद्राक्षी का घाव फिर से खुल गया था, शायद इसलिए कि रुद्राक्ष ने उसे पहले जकड़ लिया था। रुद्राक्षी ने बाथरूम में चारों ओर नजर डाली और ये स्यो किया कि बाथरूम में कोई खून का डब्बा नहीं है। रुद्राक्षी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, उसने अपने ऊपर रुद्राक्ष की कड़ी नजरें महसूस की। ये देखकर वह बिना झिझके कहती है, मिस्टर वंसल माफ करे, लेकिन हॉस्टल के खाने की वजह से कभी कभी पेट खराब होने की परेशानी होती है। आपको मेरी तरफ से परेशानी हुई, उसके लिए मुझे खेद है। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को बीच में रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वंसल, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बास्केटबॉल प्रैक्टिस ट्रेनिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है, वहां पर लेट हो रहा है। जिस पर रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी बातों का तुम ख्याल रखना। जिस पर रुद्राक्षी सिर्फ मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। रुद्राक्षी प्रैक्टिस रूम में पहुंचती है तो पाती है कि चारू प्रैक्टिस नहीं कर रही है, वही जाह्नवी रितेश के साथ डांस कर रही है, लेकिन वहां पर राजवीर सर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखकर रुद्राक्षी आह भरते हुए कहती है, इन दोनों का मेरे बिना क्या होगा। इतना सोचकर रुद्राक्षी जाह्नवी चारू को मैसेज कर टेरेस पर मिलने के लिए बुलाती है। कुछ समय बाद जाह्नवी चारू रुद्राक्षी के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। वही रुद्राक्षी उन दोनों को अपने चेहरे पर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए घूरते हुए अपनी तेज आवाज में कहती है, अब तुम दोनों कुछ बोलेंगी? मैंने जैसा कहा वैसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या तुम दोनों ऐसे आयशा रूपाली को हराने वाली है? जिस पर जाह्नवी अपनी सफाई देते हुए कहती है, रुद्राक्षी, हमने ऐसा ही किया जैसा तुमने कहा था। उस फाइटिंग कंपटीशन में खुद ही अपना नाम लिख लिया, जिसे राजवीर सर मुझे रोकने आए कि तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन उस रेहान कपूर से फाइटिंग करने का क्या फायदा जब पता चले कि वह इंसान ही छुट्टी पर है। जाह्नवी की बात सुनकर
रुद्राक्षी शोकाद होकर कहती है, वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर जाह्नवी कहती है, रुद्राक्षी तुमने पूछा ही कब था? ऊपर मैं तो डांस कंपटीशन भी हारने वाली हूँ। उस रूपाली का पार्टनर रेहान कपूर है और मेरा कौन है? वो रितेश चौधरी, जिसे डांस की एबीसी भी नहीं आती है। इसे कहते हैं बिना परफॉर्मेंस किए हार तय होना। रुद्राक्षी चारू की तरफ देखकर उसे अपनी बाहें उचकाकर कहती है, अब तेरी समस्या क्या है? जिस पर चारू अपनी नम आंखों से कहती है, समस्या पूछ रही हो? रुद्राक्षी दी यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। वो आयशा पहले ही मेरे फियांशों को पटा कर बैठी है और अब आरुष पर भी पूरे भाव दे रही है। आरुष आयशा को सपोर्ट करता है और मुझे तो कोई नहीं करता। उसके पास फॉलोअर भी बहुत है, वो सोशल पर भी एक्टिव रहती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। जाह्नवी की तरह मेरी भी हार पक्की है। रुद्राक्षी चारू जाह्नवी की बात सुनकर बेफिक्री से आहें भरते हुए कहती है, तुम दोनों इतनी सी बात पर हार मान रही है? देखो, तुम दोनों के पास तुम्हारी बड़ी दी है, न तो जाओ और जैसा भी करो दिल से करो, क्योंकि आयशा रूपाली को तो किसी भी हाल में मैं नहीं जीतने दूंगी। ये लड़ाई तब से शुरू हुई है जब से खुदा की मेहरबानी हुई है, वरना हम भी मासूम और अपनों के ही धोखे के जाल में बुने हुए थे। हमको अर्थी तक पहुंचाया गया, लेकिन इस नाज़िम को तो ये भी नहीं पता था इस मासूम सी लड़की का कातिल कौन था। लेकिन अब बारी मेरी है और मैं ऐसा खेलूंगी, सामने वाले भी कहेंगे, ऐ खुदा तुमने ये कैसा बंदी भेजी जमीन पर, तुम्हारी काया को नमन है। चारू जाह्नवी रुद्राक्षी को कंफ्यूज में देखते हुए कहती है, क्या कहा? हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया। जिस पर रुद्राक्षी कहती है, ये समझने के लिए नहीं था बुद्धू, इसलिए तुम दोनों सिर्फ वो करो जो मैं कहती है। अभी मौका भी है, दस्तूर वस दिखा दो सभी को कि तुम अकेले भी वह कर सकती हो जो लोग किसी के साथ करते हैं। सामने वाले की महसूस कराओ, वह जैसा चाहे वैसा करो, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। जिस पर जाह्नवी चारू रुद्राक्षी की बात को समझते हुए कहती है, तुमने सही कहा, अब देखो हम दोनों कैसे उन चंपा कलियों को पागल बना कर आते हैं। आखिर अब क्या है? रुद्राक्ष ने देख लिया रुद्राक्षी के हाथों से बहते हुए खून को, और क्या चारू समझ पाएगी अपने दिल की फीलिंग आरुष के लिए? और क्या राजवीर करेगा जाह्नवी से अपने प्यार का इजहार? जब 40 स्टेडियम में रुद्राक्षी के अपोजिट आयशा रूपाली खड़ी हुई थी और 5 मेंबर रुद्राक्षी की ओर थे, जिसमें से आरुष भी था। ये मैच सीनियर और जूनियर में हो रहा था। वही इस खेल का कोच रुद्राक्ष था। उसकी नजरें चील की तरह रुद्राक्षी की हर हरकतों पर गड़ी हुई थी। रुद्राक्ष बारीकी से खेल के नियम को समझाता है, वही आयशा रूपाली खुद को रुद्राक्ष के करीब रखने का बहाना बार बार बना रही थी। नकुल शौर्य ये सब हरकतें दूसरी मंजिल के सीसीटीवी फुटेज से देख रहे थे। रुद्राक्षी ने जब आयशा रूपाली की हरकतें महसूस की तो उसकी आंखें कोल्ड हो गई। उसने बॉल को हवा में उठाया और ऐसा महसूस कराया कि वह बॉल को पास कर रही है, लेकिन वह स्पेन कर रही थी। आयशा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी स्पीड तेज थी जिससे उसे हानि पहुंचती है और आयशा फ्लो पर गिर जाती है। ये देखकर रूपाली चिंतित हो जाती है और आयशा को उठाते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर आयशा अपने सिर को पकड़कर कहती है, रूपाली दी बहुत दर्द हो रहा है। रेहान भी आयशा की मदद करता है और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहता है, भाई ये तो अभी खेल है और इसमें खेलने के लिए इतनी ताकत नहीं लगानी चाहिए। रुद्राक्ष जैसे ही रेहान के मुंह से भाई सुनता है, वह अपनी कोल्ड आंखों से रेहान को घूरने लगता है। रेहान घबराते हुए जल्द ही अपनी बातों की बदलते हुए कहता है, आई मीन सर आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। जिस पर रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, खेल में लगना छोटी मोटी चोट लगना आम बात है। रेहान कपूर अगर तुम्हें डर है तो कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। अभी कई प्लेयर है जो अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रेहान की गुस्से से मुट्ठी बंध जाती है और न चाहते हुए भी कहता है, सॉरी सर। रुद्राक्ष आज की प्रैक्टिस यहीं पर खत्म करके वहां से चला जाता है। वही रुद्राक्षी के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है और वह भी वहां पर ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करती है। वह जैसे ही कपड़े चेंज करने के बाथरूम में जाती है, वह चौंक जाती है। वह चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ? जिस पर वह इंसान कहता है,
हाँ, मैं क्या किसी और के होने की उम्मीद कर रही थी यहाँ। जिस पर रुद्राक्षी हकलाते हुए कहती है, देखो मिस्टर बंसल, ये गर्ल्स टॉयलेट है, तो आपका यहाँ होना सही नहीं है। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख कर रुद्राक्षी सोच में पड़ जाती है, आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। रुद्राक्षी को बाहों में उठाकर वहां से बाहर लेकर जाने लगता है। रुद्राक्षी अपने आप को रुद्राक्ष की बाहों में महसूस करके सुन्न पड़ जाती है। जब उसको होश आता है तो वह खुद को एक बड़े से रूम में देखती है। रुद्राक्षी को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर उसे क्यों लाया गया है। वह रुद्राक्ष से कहती है, मिस्टर बंसल, क्या आप ठीक है? हम यहाँ सेकंड मंजिल पर क्या कर रहे हैं? लेकिन रुद्राक्षी के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देता है और उसके करीब आने लगता है। रुद्राक्षी जब तक कुछ समझ पाती जब तक देर हो चुकी थी। रुद्राक्षी के होठों को पेस्नेट होकर किस करने लगता है और अपने हाथों को रुद्राक्षी के शरीर पर घुमाने लगता है। रुद्राक्ष की हरकतों से जल्द ही रुद्राक्षी अपने सेंस में आती है और वह भी रुद्राक्ष की किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। रुद्राक्ष की थोड़ी देर के लिए हाथ रुक जाते हैं और उसका ध्यान पूरी तरह से रुद्राक्षी के किस करने में चला जाता है। रुद्राक्ष को किस पेस्नेट और फोर्सफुली कर रही थी, जिसे जल्द ही दोनों की सांसें फूल गई। रुद्राक्ष से अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी उखड़ी हुई आवाज में कहती है, मिस्टर बंसल, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। माफ कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ करने से हमारी जिंदगी में ही परेशानी होगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ एक नामी रिश्ता है। आपके लिए ये सिर्फ एक डील है। रुद्राक्षी की हर बातों को सुन रहा था, लेकिन रुद्राक्ष का ध्यान सिर्फ रुद्राक्षी की बाह पर था। ये बात रुद्राक्षी ने भी नोटिस कर ली थी और जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो, उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी स्माइल को छुपाते हुए रुद्राक्ष के करीब आकर रुद्राक्ष के होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहती है, अगर मिस्टर बंसल आप ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे आपके साथ ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष जैसे होश में आता है। वह रुद्राक्षी को रोकते हुए कहता है, तुमने सही कहा, हमें अपने भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए। इतना कहकर रुद्राक्ष उस रूम से रुद्राक्षी को छोड़कर निकल जाता है। तो बाहर नकुल शौर्य आकाश गेट के पास खड़े मिलते हैं। शौर्य एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या तुमने वह देखा? जिस पर रुद्राक्ष अपना सिर न में हिलाते हुए कहता है, हालात अंदर के खराब हो चुके थे। मैं किसी की पहचान करने के लिए उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। रुद्राक्ष की बात सुनकर वह तीनों उसे मुंह खोले शोकड होकर देखने लगते हैं। वह एक साथ बोलते हैं, वह तुम्हारी लिटिल वाइफ है और कोई गैर औरत नहीं, और हमारा सच जाना कितना जरूरी है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। रुद्राक्ष अपनी कोल्ड आंखों से घूरते हुए उन्हें इशारा करता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। रुद्राक्ष धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाता है तो उसे सिर्फ खून की कुछ बूंदें ही मिलती है। उन्हें देखकर रुद्राक्ष जल्द ही सतर्क होते हुए कहता है, ए यहाँ पर है। जिस पर वह सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने का बोल देते हैं और उन बूंदों का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस होता है उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि वह खून के निशान आधे रास्ते में ही खत्म हो चुके थे। रुद्राक्ष गुस्से से ए नाम पुकारते हुए कहता है, तुम जहाँ कहीं भी हो बहुत जल्द मेरे पास होगी। 302 हॉस्टल रूम में रुद्राक्षी अपने कपड़े चेंज करके आते हुए कहती है, चारू जाऊँ मैं घर जा रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहना। जिस पर चारू पियानो बजाते हुए कहती है, क्या मैंने ये अच्छा किया? जिस पर रुद्राक्षी कहती है, बहुत प्यारा किया। जिस पर चारू कहती है, नहीं, तुम्हारे द्वारा दी गई धुन बहुत प्यारी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस पर रुद्राक्षी कहती है, तुम दोनों कुछ भी बोलती है, तुम सब कुछ कर सकती हो, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ चारू रुद्राक्षी को गले लगा कर कहती है, तुम जल्दी आना, हम बहुत मिस करेंगे। रुद्राक्षी दोनों के कान खींच कर कहती है, बस बहुत ही नौटंकी, इतनी काफी है। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रही हूँ। शर्मा के मैन रेजिडेंस में रुद्राक्षी के पापा को फिर से विला में बुलाया गया था। शर्मा मेंशन पहुंचते ही आयशा रूपाली के द्वारा कहे गए शिकायतों
को अमरजीत तक पृथ्वी द्वारा बताया गया, लेकिन अमरजीत ने सोचा कि रुद्राक्षी के बारे में बताया जाएगा, इसलिए उसकी मां ने रुद्राक्षी के लिए एक सेलिब्रेशन डिनर हेल्ड करने का इरादा किया। रुद्राक्षी शर्मा मैंशन के दरवाजे पर आ चुकी थी। हालांकि रुद्राक्षी की दादी ने उन्हें फोन किया और रुद्राक्षी की शर्मा परिवार की मैन रेजिडेंस पर लाने के लिए कहा। अमरजीत ये सोचकर रोमांचित थे कि रुद्राक्षी की दादी ने आखिरकार रुद्राक्षी में एबिलिटी देखी थी। अमरजीत को लगा कि बुजुर्ग महिला रुद्राक्षी को गंभीरता से लेने वाली है और उसे इम्पोर्टेंट टास्क सौंपने वाली है। अमरजीत अपने माता पिता के लिए कुछ फ्रूट सप्लीमेंट भी लाए। हालांकि पृथ्वी ने उसके लिए लाए गए सामानों पर एक नज़र भी नहीं डाली। खाने की टेबल पर पृथ्वी ने कहा, रूपाली और आयशा ने मुझे पहले टूर्नामेंट में रुद्राक्षी की जीत के बारे में बताया था। उद्धरण चिन्ह। जवाब में अमरजीत ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, मां रुद्राक्षी ने एक ओपोनेंट को हराकर मैच जीत लिया। जो उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, तुम्हें मुझे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे केवल एक कंफर्मेशन की जरूरत है। अमरजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। शर्मिंदा होकर उसने एक और शब्द कहा, स्मैक। रुद्राक्षी जो कि शर्मा मैंशन के डाइनिंग एरिया में आ चुकी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसके होठ एक कड़ी मुस्कान के साथ कहा, दादी प्लीज पापा को डिटेल इंस्वेयर देने के लिए दोष न दे, क्योंकि आप ही थी जिन्होंने उनको यहाँ पर बुलाया और सवाल पूछा था। आखिरकार एक लंबा जवाब देना हमारे रूल्स के खिलाफ नहीं है। रुद्री। अमरजीत ने रुद्राक्षी को अपने पास वाली सीट पर बैठाया ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह अपने रवैये को कम करे। जैसे कि उम्मीद थी, पृथ्वी का चेहरा डाक पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनों से बड़े लोगों के बीच बातचीत को टोकने की? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी उसे मक्खन लगाने के मूड में नहीं थी। उसे केवल इसलिए व्यवहार करना पड़ा क्योंकि उसके पापा वहां थे, नहीं तो वह पहले ही अपने रोष में टेबल को पलट चुकी होती। एक नकली मुस्कान के साथ रुद्राक्षी ने कहा, दादी मुझे कहना होगा कि आप यहाँ मेरे लिए बहुत निष्पक्ष नहीं है। आपने रूपाली और आयशा को बोलने से क्यों नहीं रोका जब आप अभी मेरे पापा से बात कर रही थी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब रुद्राक्षी ने उनके नामों का जिक्र किया तो रूपाली और आयशा एक पल के लिए दंग रह गई। वे दोनों जो रुद्राक्षी को डांटने के लिए पृथ्वी का इंतजार कर रहे थे, स्पष्ट रूप से रुद्राक्षी से उन्हें बस के नीचे फेंकने की उम्मीद नहीं थी। वे उस वक्त काफी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। रूपाली हमेशा की तरह तेज तरार होने के नाते रुद्राक्षी से माफी मांगने की पहल की। रुद्राक्षी, आयशा और मैं अभी बातचीत में बाधा डालने के लिए गलत थे। उद्धरण चिन्ह। तुम लड़कियों ने क्या गलत किया? पृथ्वी के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। जब रुद्राक्षी द्वारा उसकी दो प्यारी पोतियों की आलोचना की गई तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एक मैच जीत लिया है। तुम खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। पृथ्वी ने रुद्राक्षी पर नजर डाली और उसे नापसंद करने लगी। रूपाली और आयशा जब छोटी थी तब से सभी तरह की कंपटीशन में जीत हासिल कर रही है, लेकिन वे तुम्हारी जीतनी अहंकारी नहीं है। कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छा है ताकि तुम यह न सोचे कि तुम इस मामले में दूसरों से बेहतर हो। हाँ, रुद्राक्षी को मन में हंसी आ गई। पृथ्वी का रिमार्क उसे हिलेरियस लगी। रूपाली और आयशा के लिए बातचीत में बाधा डालना ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। दादी, क्या उन्हें कुछ भी करने की इजाजत है? क्योंकि आप उन्हें केवल अपनी पोतिया के रूप में देखती है। दूसरी ओर मैं जो कुछ भी करती हूँ वह आपकी नज़र में गलत है, क्योंकि आप मुझे अपनी पोती के रूप में नहीं देखती है। डाइनिंग टेबल पर हर कोई जानता था कि पृथ्वी रूपाली और आयशा को सबसे ज्यादा पसंद करती है। हालांकि बुजुर्ग महिला इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगी अगर कोई उसके चेहरे पर इशारा करे। हालांकि अमरजीत ने भी जल्द ही इस बात को मान लिया कि उसकी मां पछताती है, लेकिन वे उम्मीद उसने अपनी बेटी के लिए नहीं की। उसे लगा कि उसकी बेटी को जरूर एक्सपेक्ट करेगी। आखिर क्यों बुलाया गया है अमरजीत रुद्राक्षी को शर्मा मैंशन में? और क्या अमरजीत आ जाए गे पृथ्वी की बातों में? हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू चैनल. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.